जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हाय, मैं हूँ हिना दीदार और मैं हूँ आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। नाज़रीन, हमारी इस्माइली जमात की ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। मुख्तलिफ शुबों में मर्दों के शाना बशाना होकर अपने काम के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। आइए ऐसी ही ख़वातीन की स्टोरीज़ आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तस्करा पहाड़ों के दामन में रहती ख़वातीन का, जिनके हौसले भी पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में वाक़े वादियों की ख़वातीन हीरोज़ जो रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनकर कम्युनिटीज़ की खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में वाक़े वादियों की ख़वातीन हीरोज़ जो रेस्क्यू टीम का हिस्सा बनकर कम्युनिटीज़ की खिदमत करती हैं। 40 साला बीबी नुसरत जो एक नर्स हैं, उनका ताल्लुक करीमाबाद से है। नुसरत सन 2000 से CBRDM ट्रेनिंग ऑफिसर की हैसियत से काम कर रही हैं। मार्च 2016 में सुसुम में आने वाला बर्फानी तूफान नुसरत कभी बुला नहीं पाएंगी। इस तूफान ने 9 तालिबे इल्मों की जान ले ली थी। इस हादसे के दौरान नुसरत ने 2 हफ्ते लाशों की हिफाजत में गुजारे। इन्होंने 8 लाशों की सफाई और तैयार करके उनके अहल खाना के सुपुर्द किया। नुसरत का कहना है कि रेस्क्यू टीम में खवातीन का होना बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी आफत के वक्त मुतासरा खातून को बचाने में मर्दों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शमीम बानो भी 50,000 रेस्क्यू टीम के रज़ाकारों में से एक हैं, जिन्हें AKAHP के कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से तरबियत दी गई है। शमीम बानो ने काबुल में अफगान खवातीन को भी रेस्क्यू के हवाले से तरबियत दी है। ट्रेनिंग में पहाड़ सर करना, जिप लाइन्स का इस्तेमाल, रेपेलिंग, हार्नेसेस और गॉजेस शामिल थे। शमीम बानो का कहना है कि किसी भी कुदरती आफत के वक्त मर्दों को बापर्दा खवातीन की हिफाजत करना मुश्किल हो जाता है और वो जान से चली जाती हैं। 2008 में उन्हें सर्च और रेस्क्यू वॉलंटियर बनने का मौका मिला। वो एक ट्रेनर होने के बावजूद अपनी सलाहियत को निखारने के लिए माहाना ड्रिल में हिस्सा लेती हैं। तुम ये करोगी तो लोग क्या कहेंगे, तुम वो करोगी तो लोग क्या सोचेंगे। मरीना सैयद एक बाहिम्मत लड़की है, जिसकी बाइक राइडिंग देखकर लोग दंग रह जाते हैं, जो किसी और की नहीं अपने हुनर की सुनती हैं। आइए आपको मरीना सैयद के सलाहियत के जौहर दिखाएं। ओके जी, तो यकीनी तौर पर आप मुझे इस तरह देख के शायद थोड़ा सा हैरान होंगे, लेकिन यकीनी तौर पर जब मैंने भी इस बात का इजहार किया कि अब जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मरीना सैयद इज़ हियर विद अस, जिसने ना सिर्फ थ्रेशोल्ड जो कि हमारी सोसाइटी में पाया जाता है फीमेल बाइकर्स का, उसको सिर्फ ब्रेक किया है, बल्कि एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट को ब्रेक करने में बहुत बड़ा हाथ मरीना का पाया जाता है। और इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ शोबिस में अपना बखूबी तौर पर किरदार निभाया है, बल्कि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, यू नेम इट, चाहे वो फोर्सेस से ताल्लुक़ रखती हों या दीगर फील्ड से। लेकिन जहाँ तक हम बात कुछ करते हैं कि बाइकर्स की, स्पेशली जिस तरीके से हम देखते हैं, इस तरह कुछ स्लोगन्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, इफ़ इट्स अबाउट ड्राइविंग, इफ़ इट्स अबाउट बाइकिंग, सो यू नो एक टिपिकल माइंडसेट हमें सोसाइटी का सामने आता है। लेकिन आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो है मरीना सैयद इज़ हियर विद अस। कैसी हैं आप मरीना? ठीक हैं, मज़े में हैं? सुबह सुबह एनर्जी आपकी कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिली है हमें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, सुबह सुबह बहुत अच्छा फ्रेश उठते हैं तो मज़ा आता है। और आपको जो रिस्पांस भी आप डेफिनेटली एक अपना सेंटर चलाती हैं उनसे मिलता है, जो लेडीज से, वो भी एक मुनफरिद ही होता होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। जी, जब मैं सुबह उठती हूँ उन लोगों को सिखाने के लिए कि मुझे पता होता है मुझे जाना है। एक हमारी अच्छी ऐसी गैदरिंग भी बनी है, क्योंकि राउडी सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन नहीं है, एक ग्रुप भी है। ओके, सो मरीना, मैं बड़ी सरप्राइजिंगली अगर इस बात को करके आपसे इंटरव्यू का आगाज़ करूँ कि मैंने सुबह आज एक इंस्टा लाइव किया आने से पहले, एंड मुझे ये जब मैंने कहा कि मैं एक फ़ीमेल बाइकर का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही
एक क्वेश्चंस आना शुरू हो गए कि व्हाट फीमेल बाइकर। तो मरीना मतलब सोसाइटी ने क्या आपको एक्सेप्ट कर लिया अभी, और हाउ इट ऑल एक्चुअली स्टार्टेड कि आपने जो है वो बाइक राइडिंग करनी है और फिर आपने एक इंस्टीट्यूट लेवल तक जो आप लाए हो, क्या माइंडसेट था इसके पीछे? जैसे आपने कहा कि मैंने सुबह इंस्टा में गई थी तो वहाँ पर कुछ Yes. लोग अभी भी है, क्योंकि अगर हमें 40% अप्रिशिएट कर रहा तो हो सकता है 60% जिनको पसंद नहीं हो, उनमें से कुछ है जो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर Okay. खवातीन आगे बढ़ गई तो ये ना हो, मतलब होता है। और ठीक कुछ है। लोग हैं जो अभी तक अवेयर नहीं है इन चीज़ों से। अगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रोथ होती रहेगी लड़कियों की बाइक्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके माशाल्लाह इंशाल्लाह सबके माइंड सेट हो जाएंगे। सही। और जहाँ तक मेरा था, मुझे 2016 में 15 में जब मैं खुद यूनिवर्सिटी जाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ना बसेस का मतलब बस में जाना होता था, या फिर रिक्शा की सवारी, या फिर चिंची, और रात 10 बजे के बाद चिंची मुझे मिलती नहीं थी, ना बस मिलती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि होता है ना कि आप एक बार फेडअप हो जाते हो, आपका घर बहुत दूर है और वहाँ से आप डेली रिक्शा तो करवा नहीं सकते हो, और करीम भी इस टाइम पे इतना नहीं था कि हम करीम करके आ जाए। तो फिर उसके बाद जब इन सब से जो मैं थक गई थी कि नहीं मुझे अपना लाइफ इजी करना है, क्योंकि मैं कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड होती थी, जाए या रात के 11 साढ़े 11 बजे भाई को कॉल करती थी कि ब्रो मुझे आके ऑफिस से लेके जाओ। तो मतलब एक होता है ना कि मैं उस पर डिपेंड हूँ, मैं खुद से नहीं आ रही हूँ। या फिर रिक्शा लगवा रहे हो, रिक्शा वाले को भी कॉल कर रहे हो, भाई आ जाओ मुझे लेके जाओ। ऐसा लगता है ना कि आप किसी ना किसी पे डिपेंड हो रहे हो। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में लगता था कि मैं डिपेंड हूँ अभी भी किसी का। भले मैं जॉब कर रही हूँ, मैं खुद को संभाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक चीज़ पर डिपेंड हूँ, ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी चाहिए। तब फिर मुझे शौक तो वैसे पहले से ही था कि मैं चलाऊँ, बचपन में साइकिलिंग भी करती थी, लेकिन शौक होता है, लेकिन आपके माशरे में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती, तो फिर अलाउ नहीं होता है। मैं 2014-15 अम्मी से कहती थी कि अम्मी मुझे बाइक सीखनी है, अम्मी मुझे बाइक सीखनी है, अम्मी मुझे बाइक चलानी है। अम्मी मुझे कहती थी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बाइक देंगे नहीं हम। तो फिर जब मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड हुई थी मेरी 2016, जब कानून की तरफ से बिल्कुल रात के 10 के बाद बस अलाउ ही नहीं था, बिल्कुल ऐसा और रात को चिंची भी नहीं मिलती थी, तब मैंने कहा बस अब नहीं हो सकता, क्योंकि रोज़ मैं जाके बस स्टॉप में खड़ी नहीं हो सकती और रोज़ लड़के आके कमेंट पास कर रहे हैं। लिटरली मैंने कल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में दोबारा एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अब मेरी लाइफ इतनी ईजी हो गई कि मुझे कहीं भी जाने में ईजीली अपनी बाइक पे जाती हूँ और आती हूँ। अच्छा मरीना, जिस तरह आपने बात की कि डेफिनेटली ये जो मेंटालिटी होती है ना, स्पेशली कमेंट्स पास करना, हरासमेंट का किसी भी कदर ताल्लुक जो वो औरत की ड्रेसिंग से नहीं होता, और इस बात को हमें बहुत हद तक स्पेशली जिस पाकिस्तानी सोसाइटी में हम रह रहे हैं प्रूव करने की नौबत आती है, जिसमें हम बहुत सारे मार्च भी देखते हैं, बहुत सारी रैलीज भी देख रहे होते हैं, और यकीनी तौर पर आपने भी इस तरह किसी रैली का इनेकाद किया होगा, किसी रैली में शरीक भी होंगी आप। तो कौन सी ऐसी रैली थी कि जो आपने जो है वो खुद आपने सोचा कि नहीं दिस इज़ द टाइम कि हमें अब निकलना चाहिए, अब बात करनी चाहिए, सवाल से बड़ा ओपनली गुफ्तगू करनी चाहिए? मेरा रैली निकालने का मकसद ये है कि मैं अपनी स्टूडेंट को एम्पावर करूँ और बाहर निकलने की थोड़ी ज़रूरत दूँ, क्योंकि स्टूडेंट जब निकलती भी है ना तो उनको थोड़ा डर रहता है। बाइक सीखने के बाद भी ना थोड़ी डरती है कि यार मैं इस एरिया में जाऊँगी तो लोग क्या बिहेव करेंगे, यहाँ जाऊँगी लोग क्या कहेंगे, मतलब थोड़ा सा होता है। तो मेरी फ़र्स्ट रैली थी 5 जनवरी 2020, क्योंकि 19 को मैंने सेटअप स्टार्ट की थी। पूरे एक साल के बाद मैंने रैली निकाली थी 5 जनवरी 2020। हाँ ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पास 2019 में आपने आगाज़ किया था? जी, फर्स्ट रैली मेरी लाइफ की फर्स्ट रैली था। Okay, उसके बाद मैंने कंटिन्यू की है। तो उस टाइम पे मेरी 35 प्लस बाइकर लड़कियां थी, और रैली में निकाला था यही संगम ग्राउंड से लेकर बादराबाद तक। बहुत बड़ी रैली थी, जिसमें कुछ मीडिया ने नेगेटिव भी कमेंट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी स्टूडेंट थी, नई बाहर आई थी, और मेरा मकसद यही था कि इनको बाहर लेके जाना, भले बाइक की स्पीड आपके 15 हो या 20 हो, क्योंकि अगर उनको चलानी आती, आप आहिस्ता से उनके साथ जाते हो ना, जैसे बच्चों को आप चलाना सिखाते हो, वो दौड़ना खुद सीख जाता है। बस उनको थोड़ा सा बोलना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो। तो बस वो रैली में मतलब 35 थी। फिर उसके बाद मैंने बैक टू बैक रैली निकाला। अभी रिसेंटली हमारी रैली हुई थी बारबेक्यू टू नाइट से लेकर निशान पाकिस्तान तक, शायद सुना होगा आपने। तो वो उसमें माशाल्लाह 50 प्लस बाइकर्स थे हमारी, और वो लड़कियां खुद आई थी डिफेंस तक। अच्छा मरीना, कुछ बड़ा शॉर्टली कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर कोई न्यू बाइक राइडर है उनके लिए कौन कौन सी टिप्स है, टेक्निक्स है कि वो सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस जो आपको रहा है वो उनको फेस ना करना पड़े? जैसे मैंने कहा कि बाइक के बहुत पार्ट्स हैं,
आप रोड पे निकलते हो तो उसके भी आपको समझने चाहिए, आपको रोड कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आप अगर कहीं से लेके जा रहे हो, आपके सामने से जो गाड़ी या बाइक आ रही है उनका क्या स्पीड है, आप किस तरह, मतलब रोड में पूरी कैलकुलेशन चल रही होती है। क्योंकि जब मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है ये चीज़ें, एक तो बहुत सारी चीज़ें होती है, रोड कैलकुलेशन मस्ट है। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप आ रहे हो, आपको बाइक चलानी है, इससे पहले आपको साइकिलिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। मैं सबसे पहले, मेरी स्टूडेंट चाहे 17 साल की हो या 50 साल की हो, मैं सबसे पहले उनको साइकिलिंग करवाती हूँ। साइकिलिंग में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप चला रहे हो, फिर साइकिल को आप घुमा रहे हो, लाइक टर्निंग होती है, फिर उसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि बाइक में भी हम ऐसे ही है, फास्ट नहीं चलाना है, फास्ट चलाने को राइडर नहीं कहते हैं। आप बाइक स्लो में कैसे हैंडल कर रहे हो, ये मैटर है। ओके, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई मोटिवेशनल रिमार्क्स जो मरीना देना चाह रही है? मैं तो सबको यही कहूँगी, चाहे लड़की हो, ख़वातीन हो या फिर हाउस वाइफ हो, सही, कभी भी वक्त ख़त्म नहीं होता। लोग मुझसे अगर पूछते हैं कि नहीं आप MBA कब करोगे, मैंने थीसिस BBA किया हुआ है, तो मैं भी यही कहती हूँ कहाँ जाना है, करूँगी आराम से, वक्त ख़त्म नहीं होगा। तो बी ब्रेव, बी बोल्ड एंड बी योरसेल्फ। और व्यूवर्स, एक ज़माना था कि ख़वातीन की तालीम पर ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी। अब वही ख़वातीन तालीम को घर घर आम करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। फ़रीदा कंवल एक ऐसी ऐप रन कर रही हैं जिससे टीचर्स को होमवर्क वालिदैन तक शेयर करना निहायत ही आसान हो गया है। हाय फ़रीदा, क्या हाल है आपके? आई एम श्योर कि मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया, सो हाय। ओके, सो हियर वी आर विद अनदर मोटिवेशनल स्टोरी। और डेफिनेटली हर बंदे में शायद ये हुनर नहीं होता कि वो किस तरीके से अपनी हार्डशिप्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सके। लेकिन अब हम आपसे जिनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने अर्ली एज में ही रहते हुए बल्कि अपनी मिड ऑफ द एज में भी रहते हुए बहुत सारी ऐसी हार्डशिप्स हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी के तौर पर ना सिर्फ कंसिडर किया, बल्कि अब वो जिस प्लेटफॉर्म को लीड कर रही हैं, और क्योनो जो एक ऐप है जो उन्होंने मुतारिफ़ करवाई है, ना सिर्फ वो टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ उनके लिए मुफीद साबित हुई है, बल्कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 20-20 साल अगर हम थोड़ा सा कंसिडर करें एकेडमिक्स लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए, तो डेफिनेटली इट कंसिडर्ड एज अ नाइटमेयर बिकॉज ऑफ कोविड। सो डेफिनेटली जहाँ पर उस साल के तौर पर पूरा स्कूल ही जहाँ पर एक ऐप में और एक मोबाइल में शिफ्ट हुआ है, वहीं पर ये खातून अपने इस आइडिया के साथ आज से और 2020 के 4 साल पहले इस आइडिया को लेकर मार्केट में मौजूद थी। और उस वक्त डेफिनेटली क्या चैलेंजेस थे, कितनी एक्सेप्टेंस मिली, कितनी रिजेक्शंस मिली, और किस तरीके से इस सफ़र को आगे बढ़ाया और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो बात करेंगे फ़रीदा कंवल इज़ हियर विद अस। फ़रीदा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, थैंक यू शीरीन। दैट्स ग्रेट, आई एम सो ग्लैड टू हैव यू ओवर हियर, क्योंकि यू आर अ कंप्लीट मोटिवेशनल डोज फ़रीदा। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, और वो तमाम व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं वो ज़रा जानना चाहेंगे कि आपकी अर्ली लाइफ क्या थी, और व्हेन यू स्टार्टेड अप विद दिस वेंचर, तो फिर आपने किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया, एंड वेयर यू फील कि यू आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट। थैंक यू शीरीन फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम फ़रीदा है एंड आई बिलोंग टू नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। हुंज़ा से मेरा ताल्लुक़ है। जब मैं 2 साल की थी तब मैं अपनी मम्मा के साथ यहाँ पे मूव हो गई थी। तो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, आई थिंक ये उनकी सक्सेस स्टोरी है, और मैं उन 1000 लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ शायद, जो सिर्फ अपनी मतलब ओनली डॉटर अपनी फैमिली के अंदर है, ओनली चाइल्ड है, जो अपनी मदर का भी सपोर्ट और हर किसी का सपोर्ट बनना चाहती है। तो जब मैं 2 इयर्स की थी, हम लोग यहाँ पर आए थे, तो उस वक्त कंडीशंस जो है वो आई थिंक फादर का ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज और मिसिंग पार्ट होता है वो हर किसी की लाइफ के अंदर। लेकिन वो कमी जो है वो मेरे मामू ने मेरे लिए पूरा किया था, बिकॉज़ ही इज़ द वन, ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया। आई थिंक उन्होंने आज सपोर्ट नहीं किया होता, और मेरी मम्मी इज़ अ ट्रू हसलर। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जितने भी चैलेंजेस आए वो हमेशा उनको पॉजिटिवली लेती थी। उन्होंने कभी प्रेशराइज अपने आप को नहीं किया, ना मुझे किया, ना मेरी कैरियर को उन्होंने, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, कभी भी उन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया। क्वेनो जो है वो एक बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग ने डिज़ाइन की थी, क्योंकि जब मैं खुद
खुद भी टीचर थी इन 2011, तब मैं इंटर में भी थी लेकिन मैं टीचिंग करती थी, तो मैंने चैलेंजेस देखे थे कि हम लोग को हर चीज़ डायरी पे लिखना है, फिर बच्चों की कॉपीज़ भी बाकायदा पूरी बनती थी। बच्चा अगर क्लास के अंदर एब्सेंट है तो जो रेड मार्क हम लोग करते हैं इनकम्प्लीट का ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता था कि बच्चा जो है वो उस वक्त शायद उसको, हमें ऐसा लगता था कि नॉर्मल है वो लिखना, लेकिन वो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा मार्क छोड़ के चले जाता था। चैलेंजेस ये कि जब स्कूल में मैं प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लोगों का माइंडसेट है कि टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू अ मैन। वो सिर्फ लड़का ही है जो बना सकता है, लड़की, अगर मैं किसी को अपना पिच भी करने जाती थी कि आप देखें ये है, मेरे साथ मेरा को फाउंडर है मोहम्मद ज़ुबैर, तो ही इज़ अ मेल, तो जब वो वहाँ पे पिच करता था ना तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट डिफरेंट होता था, वो देखते थे। और जब मैं जाती थी उनको ऐसा होता था क्या लड़की हमें समझा रही है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वो ये माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियां जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। वो अगर एक चीज़ हमारे अंदर खुदा ने डाली है फोकस्ड, तो लड़कियां बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती हैं और डेडिकेटेड होती हैं टूवर्ड्स एवरीथिंग। अच्छा फ़रीदा, आपका ओवरऑल जो डेफिनेटली आपकी एक जर्नी रही है, आपका एक आइडिया रहा है, इसमें डेफिनेटली यूजेज ऑफ स्मार्टफोन विद द कनेक्शन ऑफ कोर्स इंटरनेट, इसलिए अगर नहीं है तो ये चीज़ें फिर डेफिनेटली उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी हमारी सोसाइटी में। और जो यूसेज है स्मार्टफोन का वो कम है कंपैरेटिवली एज पर द रीसेंट रिसर्च। सो व्हाट यू फील कि क्या एक ये रीज़न है कि आप उस तरीके से अपने आइडिया को पिंच अप नहीं हो पा रहा है, और जिस तरीके से मज़ीद इसको जो है वो कहते हैं ना एक शोहरत हासिल हो सकती है और जो एक बेनिफिट उसका मैक्स लेवल तक जा सकता है? बिल्कुल, सबसे बड़ा हमारे लिए जो बैरियर है वो यही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल एक्सेसिबिलिटी जो है वो हर किसी के पास यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कम है, या नहीं भी है कुछ इलाकों के अंदर। हमने जब क्वेनो बनाया था तो हमें पता था कि हमारे जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं ना वो सिर्फ इलीट स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑलरेडी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने कुछ ऐसे स्कूल्स देखे जिसके अंदर वो चाहते थे अपने आप को डिजिटली चेंज करना, तो उन्होंने हमारे लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वहाँ लेके आ गए कि आप हमारे स्कूल को ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि हम क्वेनो करता है ये है, क्वेनो करता है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इवन अब तक हमें प्रॉब्लम है, लेकिन कोविड, आई गेस कोविड इज़ अ ब्लेसिंग फॉर क्वेनो कि वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि यहाँ पे लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लगा लिया, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ाना है स्कूल्स को। अच्छा फ़रीदा, एक जो कन्वेंशनल माइंडसेट था डेफिनेटली उसको एक टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करना, वाज दैट रियली इजी फॉर मेकिंग टीचर्स एंड पेरेंट्स बिलीविंग ऑन दैट? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशनली एक मेथड चला हुआ आ रहा है इतने सालों से कि वो लोग पूरी कॉपीज़ रजिस्टर्स के अंदर लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे और हमारे पास जो टीचर्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगी फॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा सीनियर एज के हैं, ओल्ड हैं, जिसकी वजह से उनको ना टेक्नोलॉजी इतना यूज़ करना आता नहीं है। तो जब भी हम स्कूल में जाते हैं ना डेमो के लिए, टिल डेट मैं यही सुनती हूँ कि आप पता नहीं क्या लेके आ गई हैं यहाँ पे, अब हम लोग ये इन चीज़ों पे टाइम लगाएं, हम मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करें। अब हमारे यहाँ पे स्कूल्स में अलाउ भी नहीं है मोबाइल टीचर्स का यूज़ करना, क्योंकि बच्चा देखता है तो वो घर पे जाके वो कहता है कि टीचर तो मोबाइल पे था, लेकिन हमारे सारे काम मोबाइल पे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 to 2 मंथ्स जब स्कूल यूज़ करता है तो वही टीचर्स जो हमें कहती है ना कि यार क्या लेके आया, वो आके पूछती है कि इसमें ये चेंजेस कर लो ना, ये ज़्यादा अच्छा इस तरीके से चलेगा। तो मुझे लगता है वो टाइम लेता है, क्योंकि कोई भी चेंज है, इनोवेशन है, वो चीज़ें टाइम लेती है अडॉप्ट करने में भी, क्योंकि हमारा एक हैंड्स ऑन जिस तरीके से हम चलते हुए आ रहे हैं उसको थोड़ा मुश्किल है चेंज करना। Okay, for not others out there, but do you think कि कोविड ईयर was a blessing for you? Yeah, ताकि definitely. बहुत सारे जो स्कूल है वो कन्वर्ट ही मोबाइल पे हो गए हैं कि Definitely. पूरा सिस्टम वहाँ से मॉनिटर हो रहा है। डेफिनेटली क्वेनो जो है वो कोविड में हमारे लिए ब्लेसिंग इसलिए रहा था क्योंकि यू वोंट बिलीव कि 3 इयर्स तक क्वेनो के पास सिर्फ 2 स्कूल्स थे, और वो हमारे स्कूल्स बिल्कुल हमारे को समझ नहीं आता था हम किस तरीके से, ब्रांड वैल्यू क्वेनो की बहुत हाई जा रही थी, लेकिन हमें पता था कि बिज़नेस हमारा इतना इफेक्ट करे, क्योंकि 2 स्कूल्स में आप रहते हुए 15 लोग की टीम नहीं चला सकते। तो मैं और ज़ुबैर जो है वो बूटस्ट्रैप करते थे कि हम लोग खुद रात को काम करते थे और दोपहर को जो है वो अपने ऑफिस में मनी इंजेक्ट कर रहे होते थे, जो भी पैसा था। लेकिन कोविड में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सडन बूस्ट पाया था, और 60 to 65 स्कूल्स जो है हम लोग ने ऑन बोर्ड किए थे फ्रॉम कराची और फिर इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरीके के। तो यहाँ पे हमारे लिए इसलिए ब्लेसिंग था क्योंकि स्कूल जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से आ रहे थे, फिर टेक्नोलॉजी डिजिटल एरा की तरफ जा रहा है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह लोग हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएंगे कि ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी को, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी अवेयरनेस आ गई है। सो ओवरऑल हाउ यू सम अप योर जर्नी एज कि मतलब फरीदा की जो जर्नी रही है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, हाउ यू वुड कंसिडर दैट? आई थिंक इट्स अ ग्रेट,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ के अंदर जो है वो ये फेज़ आएगा। मेरे लिए सक्सेस जो है ना वो हर किसी के लिए अलग होती है, हर किसी की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए अगर एक स्कूल आना भी सक्सेस है, किसी के लिए वो अचीव करता है कि 100 स्कूल्स जब तक मेरे ना आए वो मेरे लिए सक्सेस नहीं हो सकती। तो मेरे लिए जो है वो सक्सेस यही थी जब फर्स्ट टाइम पे मेरे पास जो है वो मेरा पहला क्लाइंट आया, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स है क्वेनो के लिए। अगर शायद वो नहीं आता तो मुझे कभी भी, मुझे पता था कि हेल्थ में मुझे एक भी नहीं मिला था, तभी वो बिज़नेस बंद हो गया। तो यहाँ पे क्लाइंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। सो वुड यू थिंक कि वाज दैट अ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप जो है वो मेरा ख्याल है कि देयर वाज नॉट इनिशियल स्पॉट जहाँ पर आप बैठ के अपनी मीटिंग्स कंडक्ट कर सको, फिर फर्दर मोर आपके वीज़ा आई थिंक के स्पॉन्सर ट्रिप के लिए रिजेक्ट हो गए थे, तो वो एक पुशअप पॉइंट था कि नहीं अब और ज़्यादा जो है वो ज़ोर से अब आगे बढ़ना है और एक अपनी जर्नी को मज़ीद अच्छे तौर पर प्रेजेंट करना है। टफ जो डिप पॉइंट था ना, हर स्टार्टअप के अंदर एक डिप पॉइंट आता है जहाँ पे आप उस डिप के अंदर गिर गए हो, आपके पास कोई ज़रिया नहीं है ऊपर जाने का, अपनी लेडर्स भी आपको खुद बनानी है। तो वो पॉइंट था मेरी 2019 के अंदर जहाँ पे हम लोग ने सोचा था कि क्वेनो को हम बंद कर लें, क्योंकि क्वेनो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि चलाना। ब्रांड वैल्यू क्वेनो की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एट दी एंड घर भी है। मुझे पता था कि मेरी फैमिली भी है, उधर भी मुझे सपोर्ट करना है। ग्रेजुएशन के बाद आपकी फैमिली, अब मेरी फैमिली थोड़ा सपोर्टिव रही है, लेकिन अंदर से मुझे खुद फील होता था कि मैं कब तक इनके पैसों पे रहूँगी, अब कब तक मैं नहीं अर्न करके दे पा रही हूँ यहाँ। सो ऑन दिस वुमेंस डे व्हाट मैसेज यू आर हियर फॉर अदर पीपल हु आर लिसनिंग टू यू, कि आप उनको मोटिवेट कर सको और उन्हें इंस्पायर कर सको मज़ीद? मुझे लगता है कि अगर औरत एक घर चला सकती है ना, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। खुदा ने हमको अगर सॉफ्ट बनाया है ना, तो सॉफ्ट बनाने का फ़ायदा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अब हम्बल रहते हैं हम लोग, ग्राउंडेड होते हैं, तो सक्सेस यहीं पे, हम लोग नेचुरल रहते हैं, सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स में बहुत पोटेंशियल है और हम लोग जो है वो हर चीज़ अचीव लाइफ के अंदर जो भी चाहे वो चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फरीदा, इट वाज सच अ ग्लैड एंड अ प्लेजर हैविंग यू, और एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल डोज मुझे भी मिल गया यहाँ से। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अज़्म और हिम्मत की बेहतरीन मिसाल कराची की मोटिवेशनल स्पीकर सफ़ीरा बीबी ने अपनी राह में आने वाले हर रुकावट का डटकर मुकाबला किया और अपनी कमज़ोरी को ताकत साबित किया। आइए सफ़ीरा बीबी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरा नाम सफ़ीरा बीबी है और आई एम 25 years old and I am from Gilgit Baltistan. Well, I am having eye disability. मेरे पास सिर्फ 5% विजन है, 95% I am blind since birth. मैंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा इस तरह देखा है कि आई बिलीव दैट कि द रियल चेंज कम्स फ्रॉम यू। तो मैंने खुद पे काम करना ज़्यादा प्रेफर किया है, खुद को चेंज करना ज़्यादा प्रेफर किया है, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ लीडर। सो वो लीडर की पहली जो एग्जाम्पल है, लाइक यू नो लीडर टू बी अ एग्जाम्पल, तो उस पर ज़्यादा काम किया। एंड टुडे आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो जिससे ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो जाए, जिसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाए। एंड मैंने मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में। एजुकेशन लाइफ हमेशा से मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रही है अगर इनिशियल स्टेज पे जाए, बिकॉज मैं पैदा ही डिसेबिलिटी के साथ हुई हूँ। तो एट दैट टाइम आई वांटेड टू गो टू स्कूल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी डिसेबिलिटी के साथ हूँ या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है। एंड मेरे सराउंडिंग में मुझे कहा जाता था कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं कोई डिसेबिलिटी को या किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस कर रही हूँ। तो वो स्कूलिंग मेरे लिए शुरू में बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि स्कूल जब मैं गई भी तो वहाँ पे मैं एक्सेप्टेड नहीं हुई। तो स्कूल टाइम, नॉर्मल स्कूल या स्पेशल स्कूल के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, और मुझे कोई फ्यूचर का भी नहीं था कि मैं फ्यूचर में ये करूँगी, मैं वो करूँगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट एजुकेशन एट दैट टाइम। तो जब मैं 11 साल की थी मैंने अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया, लेकिन मैंने एक स्पेशल स्कूल से किया। एट द इनिशियल स्टेज में मैं रेगुलर स्कूल तो गई, लेकिन मैं वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं हुई, तो मैंने उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी आगे। मैंने स्पेशल स्कूल में मैंने सिर्फ 6 साल में मैंने अपना मैट्रिक किया, बिकॉज आई वॉज वेरी शार्प इन स्कूल। एंड देन मैं फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एंड देन यूनिवर्सिटी में आने तक मुझे इतना आइडिया हो गया कि आई एम डिफरेंटली एबल, आई कैन डू, एंड दिस इज़ दिस सोसाइटी और दिस इज़ द प्रॉब्लम कि जो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है
है कि मैं मतलब यू नो आई कैन डू समथिंग। तो वो एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा इशू था कि एक्सेप्ट लोग नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आई न्यू कि मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन सामने वाले को ये नहीं आइडिया था कि मैं वो काम कर सकती हूँ। तो इसलिए वो मैं जब कुछ बोलती थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें ये जो चेंज को एक्सेप्ट करने की बात थी, तो इसमें काफ़ी मैंने ट्रबल किया। यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम में 2012 में जब मैं यूएस गई थी, आई कैन से दैट इज़ माई टर्निंग पॉइंट। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ऐसा मोमेंट है जिसको मैं कह सकती हूँ मेरी पूरी एक ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो है, वो जो मेरा परसेप्शन है, वो पूरी तरीके से तब्दील हो गया। जब मैं यूएस गई थी तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेशन का मौका मिला। वहाँ पे वो लिमिटेशंस नहीं थी। देयर वाज नो वन कि जो मुझे ये कह सके कि सफ़ीरा तुम नहीं कर सकती हो, यू कैन नॉट डू। ये जो वर्ड है, ये वर्ड नहीं था, और इस वर्ड को नहीं होने की वजह से मेरी ज़िंदगी, मेरे देखने का नज़रिया, मेरा परसेप्शन तब्दील हो गया। मुझे खुद को देखने का परसेप्शन तब्दील हो गया। सो आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ दैट द वे आई एम, कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम है वो मेरे साथ है, एंड दैट डजंट डिस्क्राइब माई सेल्फ बिकॉज आई एम समथिंग डिफरेंट। तो वो जो मैंने खुद को मतलब उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे साथ ये चैलेंज है, नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड आई हैव टू ओवरकम। जब मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो ज़िंदगी मेरे लिए बहुत आसान हो गई। वो एक्सेप्ट करने के पीछे ये वजह थी कि मुझे पार्टिसिपेशन का मौका मिला। वेल अभी मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ, एंड माय पर्पस इज़ कि मैं उन्हीं लोगों के लिए काम करती हूँ ज़्यादा जो विजुअली इम्पेयर्ड है, और उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड है। बिकॉज मेरा जो पर्पस है, मेरा जो गोल है, वो यही है कि किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना, एंड मेकिंग देम अवेयर दैट योर लाइफ इज़ के समथिंग कि बहुत बड़ी तोहफ़ा है खुदा की तरफ से, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और जो चैलेंजेस तुम्हारे साथ होते हैं वो चैलेंजेस तुम्हारे साथ होते हैं, एंड यू आर द वन के उन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना होता है। तो मैं ऐसे ही लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट या फिर लाइफ प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स इन्हीं पे काम कर रही हूँ। लाइफ की अचीवमेंट, जब मुझसे कोई ये पूछता है कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या है, सो मैं ये कहती हूँ कि द ह्यूज अचीवमेंट जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी सोचती हूँ तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंड दैट यू नो ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ स्माइल ऑन माई फेस, एंड दैट इज़ समथिंग के आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ द वे आई एम। मैं मैसेज ये देना चाह रही हूँ, इट्स लाइक समथिंग के आपके पास जब विजन से आप करते हो कि आपके पास अगर विजन, दस टू टाइप ऑफ विजन्स इन योर लाइफ, इट्स लाइक समथिंग इज़ यू नो कि आपकी आई साइट को इंडिकेट करती है, एंड समथिंग इज़ योर आपकी ज़िंदगी को इंडिकेट करती है कि आपके पास अगर आँखों का विजन नहीं है तो इट डजंट यू नो इतना बड़ा आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस लेकर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का विजन आपके पास नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आपको ये नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी को जीने का पर्पस क्या है, मैं इस ज़िंदगी को जी क्यों रहा हूँ, मैं आया क्यों हूँ ज़िंदगी में, जब आपको ये नहीं पता, सो दैट कैन ब्रेक यू। सो या everyone needs to have some kind of vision in their life. और अब हम आपसे मुलाकात करवाएंगे सुमेरा से, जिन्होंने मोहब्बत का एक रिश्ता कायम किया है, कम उम्र में समाज से महरूम अफराद की खिदमत और उन्हें आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया, जिनके काम को खूब पजीराई भी मिली है। सुमेरा सुल्तान यंग साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर है, उनके साथ हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, आपको भी दिखाते हैं। वेलकम। आज का इंटरव्यू हम इशारों की मदद से करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे अगर इंटरव्यू इशारों ही इशारों में होगा तो आप कैसे समझेंगे? वेल, ऐसा नहीं है। आज हमारे साथ यंग टैलेंटेड साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर सुमेरा सुल्तान मौजूद हैं। सुमेरा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। अच्छा सुमेरा, हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे आपके एजुकेशनल लाइफ से।
अब लड़कियों के पास बहुत चॉइसेस होती हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर, इवन आर्टिस्ट भी आजकल कॉमन है, बनने देते हैं पेरेंट्स। लेकिन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इज समथिंग एल्स। कैसे आपने सोचा? बिल्कुल बाकी पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे मेरी बच्ची डॉक्टर बने, नर्सिंग करे। बट आफ्टर इंटरमीडिएट, जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे साइकोलॉजी करना है, मुझे इंक्लूसिव बच्चों को सर्व करना है। बट इसके बाद मैंने उसके लिए डीवा अकेडमी ज्वाइन किया, ताकि मैं उन बच्चों को देख सकूं, मैं जान सकूं कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या मैं उन बच्चों को सही से हैंडल कर भी सकती हूँ या नहीं, क्योंकि वो बहुत एक पेशेंस का काम होता है, उन बच्चों के साथ डील करना, उन बच्चों को पढ़ाना। उसके लिए मैंने डीवा अकेडमी ज्वाइन किया, वहाँ इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकती, हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चों में ज्वाइन कर लें, वहाँ हमारे पास वैकेंसी है मॉर्निंग में। मैंने कहा मुझे लेकिन साइन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती, मैं कैसे इनसे कम्युनिकेट करूँगी। उन्होंने कहा हमारी एक टीचर है, वो आपको शैडो दे देंगी। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। फिर जिन टीचर ने एक हफ़्ता पहले जाना था, वो एक हफ़्ता बाद में जाना था, एक हफ़्ता पहले चली गई। फिर उस टाइम किसी ने कोई शैडो नहीं दिया, साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, बच्चों से कम्युनिकेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं था। बच्चे हार्ड ऑफ हियरिंग थे, जिस तरह उनको मेरी बात समझना मुश्किल था, मुझे भी उनकी बात समझना उतना ही मुश्किल हो रहा था। अच्छा सुमेरा, बचपन से ही सोचा था कि मैं? बिल्कुल भी नहीं, बचपन से सोचा था डॉक्टर बनूंगी, इसके बाद सोचा था नर्सिंग करूंगी। बाकी अदर, क्योंकि साइन लैंग्वेज सोचा ही नहीं था, पता ही नहीं था साइन लैंग्वेज होता क्या है, डेफ कम्युनिटी क्या होती है, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स डेफ नहीं है, मेरी फैमिली में कोई डेफ नहीं है, मेरे रिलेटिव्स में कोई डेफ नहीं है। तो डेफ कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस या किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस आपको तभी आती है जब आप अपनी सराउंडिंग में ऐसी कोई चीज़ देखते हैं। मैंने कभी अपनी सराउंडिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। कोई इंक्लूसिव बच्चे देखे हैं, क्योंकि वो आई गेस कॉमन है, वो कभी कभार आपको बिहेवियर से, बाकी चीज़ों से नज़र आते हैं। कोई डेफ आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा कि ये डेफ है, आपको उनके फेस से पता चल गया अच्छा ये डेफ है, राइट। तो वो नहीं पता चलता था। लेकिन डीवा अकेडमी में बहुत लर्न किया मैंने, बच्चों से लर्न किया, वहाँ की टीचर से बहुत ज़्यादा लर्न किया। बहुत डिफ़िकल्ट था बट लर्न किया। कुछ टाइम के बाद डेफरी ज्वाइन किया, FESF, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए वहाँ ज्वाइन करना, बहुत अच्छा डिसीजन था। वहाँ की जो टीचर्स और वहाँ की जो मैनेजमेंट थी बहुत सपोर्टिव थी, मतलब बिल्कुल एक फैमिली इन्वायरमेंट था कि अगर किसी हेड टीचर ने आपको डांट दिया है तो दूसरी टीचर आपको सपोर्ट करती है, प्रिंसिपल आपका साइड लेती है, तो एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। वहाँ मैंने बहुत लर्न किया, क्योंकि वहाँ अराउंड 80-85% डेफ थे, वहाँ बच्चे डेफ थे, वहाँ टीचर डेफ थे, कुछ एडमिन में कुछ डेफ थे, आप कहीं स्किल्स जो इनका डिपार्टमेंट है उनमें कुछ डेफ थे। तो वहाँ पे उनसे आप डेली कम्युनिकेट करते, क्योंकि लैंग्वेज तो वही होती है ना, जितना आप कम्युनिकेट करते हो उतना आप लर्न करते हो। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी एक टाइम तो ऐसा है, मैंने कहा मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, मैं सिर्फ साइन करूँगी, जो भी मुझसे बात करेगा मैं साइन करूँगी। घर पे आके भी ना यही होता था कि ना सबके साथ में साइन कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ और मैं साइन भी कर रही हूँ। तो मेरे घर वाले कहते थे हम बोल सुन सकते हैं ऐसे है ना, तो बिल्कुल। और शीशे के सामने कुछ भी आ गया, कोई भी ऐड आ गई, शीशे के सामने उसको प्रैक्टिस करना, न्यू वर्ड्स लर्न करना, उसकी प्रैक्टिस करना, तो ये चल रहा था। बिल्कुल जब डेफरी ज्वाइन किया मैंने, डेफरी में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत सपोर्टिव लोग मिले जो बहुत सिखाते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम आपको क्यों सिखाएं या हमें आता है किसी और को भी आ जाएगा या हम आपको आगे बढ़ने, बिल्कुल ऐसे लोग नहीं थे। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहा। और अच्छा सुमेरा, हमने आपकी वीडियोस भी देखी है, इवन अली ज़फ़र ने भी आपकी एक वीडियो जिसमें आपने इंटरप्रेट किया था उसे पोस्ट किया है, तो मतलब ये तो बड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बिल्कुल ऐसा ही था। बिल्कुल यकीन नहीं आया कि अली ज़फ़र कभी मेरी वीडियो पोस्ट करेंगे। वीडियो पोस्ट करना और कॉन्सर्ट करना और कोई सॉन्ग इंटरप्रेट में कर सकती हूँ, ये चीज़ मुझे पता चली जब मैंने कनेक्ट शेयर का पहला कॉन्सर्ट जो है वो इंटरप्रेट किया था, जो हबीब यूनिवर्सिटी में था स्ट्रिंग बैंड के साथ। वहाँ से मुझे पता चला कि मैं एक सॉन्ग बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर सकती हूँ। मैं दोबारा यही बोलूँगी कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतने सारे ज़बरदस्त इंटरप्रेटर्स में से एक पिक्चर ऐसी थी जो बहुत अच्छी कैप्चर्ड हुई थी क्लैप करते वक्त, और वो मेरी पिक्चर थी। और जो क्योंकि जो पिक्चर वायरल हुई, जो हर जगह गई आर्टिकल्स में, वो वही वाली पिक्चर थी जो मेरी कैप्चर्ड हुई थी। तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करूँगी। इसके बाद मुझे रियलाइज़ हो कि मैं सॉन्ग्स बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि सॉन्ग्स अच्छे से इंटरप्रेट कर सकती हूँ, तो अभी कुछ लाइंस आप यू सिंग अ सॉन्ग, एक लाइन, सॉन्ग नॉट, सिर्फ लाइन सिंग करें और उसे हमें साइन लैंग्वेज के थ्रू करके दिखाएं। जैसे कि रिसेंटली मैंने जो अली ज़फ़र का ही किया उसी को मैं करके बताती हूँ। उसमें था जब हम निकले तो आंधी आती है, तो जब हम निकले तो आंधी आती है,
सांसें अपनी हवा बन जाती है, रोकोगे कैसे, हम रुकेंगे नहीं, दास्तां अपनी दिल से दिल मिलाती है। तो इस तरीके से Wow, पूरा जो amazing. अच्छा, मैं इसके बाद देखो दोबारा मैं इशारे करने लग गई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद आपकी जो एनर्जी है वो मज़ीद बूस्ट हो गई बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने आसिम अज़हर का सॉन्ग इंटरप्रेट किया। आसिम अज़हर ने अपनी स्टोरी पे उसे पोस्ट किया, कमेंट किया, तो टैग किया माशाल्लाह। तो वो एक आसिम अज़हर वाला पॉइंट भी था। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि उनके अली ज़फ़र के जो मैनेजर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे आके रिकमेंड किया, जो फ्यूजन बैंड है वो ब्रिटिश काउंसिल का एक इवेंट कर रहे थे जल्दी उनका अभी रिसेंटली सॉन्ग भी आया है जो मैंने इंटरप्रेट किया। तो उनमें उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, इससे अपने टॉक शो में इंटरप्रेट करवाओ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, हमने फिर उनके 7 टॉक शोज़ थे वो मैंने इंटरप्रेट किए। फिर उनका एक सॉन्ग था वो रिसेंटली उनका लॉन्च अभी रिलीज़ हुआ है, इससे पहले उसका शूट किया। तो बहुत अच्छा एक साइड बाय साइड मैंने, जैसे अगर मैं अपनी अकेडमी की बात करूँ, मैं एक अकेडमी भी रन करती हूँ, वेबल अकेडमी के नाम से एक अकेडमी रन करती हूँ। जैसे मैंने बताया बहुत सारी स्कूल में मैंने जॉब किया है, वहाँ काम किया है, बहुत सारे बच्चे देखे हैं। मैं हमेशा चाहती थी कि ना उन बच्चों को इतनी स्किल्स मिले ना कि वो किसी से पीछे ना हटे, वो हर किसी से कम्पीट कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी स्किल्स जो हैं उनकी जिन पे वो एक्सेल कर सकते हैं वो हमेशा फर्स्ट पे आए। इसके बाद उनके लैंग्वेज बैरियर्स हैं जो भी हैं वो सेकंड नंबर पे आए। क्योंकि अगर हम बोलें कि हर जगह साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मौजूद हो तो वो पॉसिबल नहीं है। वो हम बाद में कभी इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं वो उनकी एक्सेल पे काम कर सकते हैं, उनकी जो स्किल्स हैं उन पे काम कर सकते हैं। सुमेरा, हम मज़ीद आगे बढ़ें और बहुत अच्छे काम करें हमारी डेफ कम्युनिटी के लिए। एंड में आप एक मैसेज दें साइन लैंग्वेज के साथ, ठीक है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो भी शौक़ है, जो भी आपको काम करना है वो आप ज़रूर करें। आपकी लाइफ में जो है वो बहुत मुश्किल आएंगी, बहुत हार्ड टाइम आप देखेंगे, लेकिन आपने वहाँ रुकना नहीं है, आपने अपना काम करते रहना है और हमेशा बहुत खुश रहना है। थैंक यू। ठीक है सुमेरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एंड में हम मिलकर थैंक यू कहते हैं। किस तरह करना है हमें थैंक यू? एक हाथ आप यहाँ रखेंगे ऐसे, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर, और ये यहाँ से चिन के पास से थैंक यू। ठीक है, लेट्स डू 1 2 3 थैंक यू। पाकिस्तान में ख़वातीन को अपनी बहादुरी से हौसला बढ़ाने वाली लड़की रुबाब जुमानी मुल्क की पहली फूड डिलीवरी गर्ल हैं। उनका मिशन है कि पाकिस्तान में बना ख़वातीन के हवाले से माइंडसेट चेंज करना चाहती हैं। आइए हम आपको इस निडर लड़की से मुलाकात करवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे ऑर्डर कब तक डिलीवर हो जाएगा? ओके 5 मिनट्स, ठीक है, थैंक यू। सो 5 मिनट्स में ऑर्डर आ रहा है हमारे पास। सो मेरा ख्याल है तब तक चाय ही हो जाए जब तक हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर का अपने। अरे रुबाब, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुबाब, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल फूड डिलीवरी राइडर। रुबाब, मैं तो कहूँगी कि अगर आपके पास कुछ टाइम है आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें ताकि शाम की चाय के साथ कुछ ज़रा मोटिवेशनल गुफ्तगू भी हो जाए। मेरा ख्याल है प्लीज़ हैव अ सीट। सो रुबाब, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू मैम? दैट्स ग्रेट। मेरे लिए तो एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ रहा आज आप मिल गए, क्योंकि डेफिनेटली इतनी प्यार भरी शाम में और चाय के साथ मेरा ख्याल है कि आपसे इतनी मोटिवेशनल गुफ्तगू मैंने कहा कि होनी चाहिए। रुबाब, व्हाट इंस्पायर्ड यू, लाइक यू नो, आप पहली मर्तबा जो है वो डेफिनेटली योर फर्स्ट फूड डिलीवरी गर्ल इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी सोसाइटी में रहते हुए, व्हाट एक्चुअली मेड अप यू डूइंग दिस वर्क? मेरा वैसे ही शौक़ था बचपन से बाइक चलाने का। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि अब इससे मैं बढ़ाऊँ कैसे, क्योंकि एक सेलेक्टिव काम होना और ज़्यादा बाइक चलाना एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो फिर मैंने अचानक से ऐसे ही फेसबुक यूज़ करते हुए देखा, फूड पांडा का ऐड आया हुआ था कि उनको राइडर्स की नीड है। तो मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन करके देख लूँ, हो सकता है मेरे लिए कुछ रास्ता बन जाए। तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे फ़ौरन कॉल आई कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ज्वाइन किया और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ज्वाइन किया। मेरी वजह से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके मोटिवेशन उनको मिल रही है और बहुत सारे लोगों ने मेरे बाद ज्वाइन भी किया है और इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत प्राउड फील होता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा रुबाब, जिस तरीके से आप पहले गए, ठीक है, फॉर ऑडिशन पर्पस, जब आपने देखा ऐड तो क्या रिएक्शन उस वक्त मिला? एक
फीमेल फूड डिलीवरी गर्ल के हवाले से? वो तो बहुत खुश थे कि ना कोई लड़की है जो आगे आई है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वरना कोई भी फीमेल इस चीज़ को लेकर उनके दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं है कि वो इस काम को भी आगे बढ़ा सकती हैं। तो अभी भी अगर मैं कहीं निकलूँ या कुछ मुझे प्रॉब्लम्स भी होती थी एक्चुअली, अब तो काफ़ी लोग जो है ना मेरे साथ सेट हो गए और बहुत सारे लोग मुझे जो है ना मोटिवेट भी करते हैं इस चीज़ को लेके, तो बहुत खुशी होती है मुझे। डेफिनेटली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फीमेल की बाइक राइडिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यू नो डूइंग अ फूड डिलीवरी सर्विस इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है। कभी कोई इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो, कोई हरासमेंट से मुताल्लिक़, या इसके अलावा अगर आपको याद आ रहा हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन रोड पर निकलते हुए काफ़ी लोगों ने मुझे बैड कमेंट्स किए कि तुम क्यों निकली हो, ऐसा काम करने की क्या ज़रूरत है, घर में रहो, रोटियां बनाओ। इस टाइप के कमेंट्स ज़रूर मुझे पास हुए हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनमें 60% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। अगर मैं बाइक में निकलूँ तो मुझे थम्स अप देते हैं, या फिर वो मुझे विश करते, तो मुझे उस चीज़ को लेकर मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, और जिस प्रोफेशन से आपकी वाबस्तगी है विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ साथ कोई टाइम कमिटमेंट आप नहीं कह सकते, यू नो कि आपकी शिफ्ट्स बहुत वेरी करती हैं, तो आप किस तरीके से एडजस्ट करते हो? क्या ट्रिक्स हैं जो आज एक सुपरस्टार और एक सेलिब्रिटी व्यूवर्स को देना चाह रही है? वैसे तो मेरे हाथ में ही मैं जो भी शिफ्ट सेलेक्ट करूं, लेकिन कभी मुझे इतना इशू नहीं हुआ है कभी भी कि मुझे शिफ्ट्स को लेके, मुझे ऑफ भी आराम से मिल जाता अगर मुझे कोई काम हो, अगर मुझे कहीं निकलना हो। लेकिन मेरा टाइम मैनेज हो जाता है, मेरा जिम भी होता है, फिर मुझे फूड पांडा में भी टाइम देना होता है, और फिर मेरे को एक और जॉब भी है मेरी, वहाँ भी जाना होता है, तो मेरे लिए टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, हो जाता है। और ये सफ़र इतना ही आसान था जितनी हम एक स्माइल रुबाब के चेहरे पे भी देख रहे हैं, या शुरू का वक्त थोड़ा सा एक हार्डशिप पीरियड था? थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त सब न्यू था मेरे लिए और मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा इस चीज़ को, लेकिन अब तो 4 साल हो गए, अब मुझे कोई इशू नहीं। तो उस वक्त क्या चैलेंजेस थे जिस पे कोप ऑन करके आपने इस सफ़र को मज़ीद अपने लिए स्मूथ बनाया है? टाइम इश्यूज़ भी होते थे, और फिर फैमिली को भी ऑफ कोर्स टाइम देना पड़ता है, फिर अपना मी टाइम भी होता है, पर्सनल भी लाइफ होती है, वो भी मुझे देना पड़ता है, लेकिन फिर स्लो करके मैंने एडजस्ट किया और हो गया है, अल्लाह के शुक्र और से। आपकी इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं? फ़ोटोग्राफी मेरी हॉबी है। इसके अलावा मैं एनिमल्स लवर हूँ, तो उनके साथ ही मेरा काम होता है RPK में, तो वो मेरी हॉबी है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट रुबाब चीज़ ये है कि डेफिनेटली आपके इस प्रोफेशन में आपकी मदर ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, तो डेफिनेटली जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं उसमें पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने बच्चों के प्रोफेशन को किस तरीके से सपोर्ट करना है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मेरा छोटा सा मैसेज है कि हर लड़की या लड़का जो भी हो, उन्हें जो भी प्रोफेशन पसंद है उन्हें जाने दें, उन्हें ना रोकें, उन्हें दबाएं ना। मेरे ख्याल से वो बहुत आगे निकल सकते हैं, अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, अगर आप उनका बैक बनेंगे, तो वो बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच रुबाब। मेरा ख्याल है कि आपकी जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर डिलीवरी भी आई थिंक उसके दौरान कुछ वक्त हमने आपसे लिया था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। आज की नशस्त एक बहुत ही मोटिवेशनल नशस्त साबित हुई है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नाज़रीन, इसी तरीके से रुबाब की तरह सी बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, एंड दे आर मोटिवेशनल स्टोरीज फॉर ऑल द वुमेन, ऑल द व्यूवर्स आउट देयर। सो मोर पावर टू यू वुमेन, हैप्पी वुमेन्स डे। हुंजा की ख़वातीन खुद मुख्तार और बाकमाल सलाहियत की मालिक हैं। 12 ख़वातीन मिलकर रिवायती कारपेट डिज़ाइन को फ़रोग देने के साथ साथ वादी हुंजा की सकाफ़त को भी महफूज रखे हुए हैं। इन बहादुर ख़वातीन की कहानी जानिए उन्हीं की ज़ुबानी। यहाँ पे जो हम काम करते हैं, हम कम एजुकेटेड वाले हैं, फिर हमने ये काम सीखा है। भी एजुकेटेड भी कहते हैं कि हमारे लिए हम पढ़ते हैं, हमारे लिए जॉब नहीं मिलते हैं, हमारे लिए मसला होता है, फिर हम भी आके ये काम सीखेंगे, इस तरह कहते लोग। मेरा नाम अजीज़ा है, मेरा ताल्लुक़ गुलमीत कोजाल से है। मैं यहाँ गुलमीत कारपेट सेंटर में काम करती हूँ। इसका नाम अभी कोरगा गुलमीत कारपेट सेंटर है।
मेरे घर में 7 अफराद है, अबू, अम्मी, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और मेरी 2 स्पेशल भाई थे। 2 माजूर भाई होने की वजह से मैंने पढ़ा नहीं। फिर मैंने यहाँ कारपेट सेंटर में स्किल सीखे। काड़ों ने हमें सिखाया तकरीबन 1998 में। उसके बाद हमने ये काम जारी रखा। फिर काड़ों ने हमें सिखाया, 5 साल बाद उसने हमें हैंड ओवर किया। उसके बाद हम ख़वातीन खुद चलाती है। काड़ों ने जब हमें सिखाया था उसी वक्त तकरीबन हम 30 ख़वातीन थे। उनजा से उस 4 टीचर लेके आए थे हमें सिखाने के लिए। 4 हुंजा के थे, 1 अफगानिस्तान के थे। स्टार्टिंग में 30 थे, फिर कुछ ने छोड़ा, कुछ के घर में मसला हुआ, इस तरह कुछ की शादियाँ। फिर जब काड़ों ने मैं हैंड ओवर किया था वही टाइम तकरीबन 17 ख़वातीन थे। फिर उसके बाद फिर कम हो के अभी 12 रह गई है। फिर इससे हमें फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम काम करते हैं हम कम एजुकेटेड वाले हैं। फिर हमने ये काम सीखा है। अभी एजुकेटेड भी कहते हैं कि हमारे लिए हम पढ़ते हैं, हमारे लिए जॉब नहीं मिलते हैं, हमारे लिए मसला होता है, फिर हम भी आके ये काम सीखेंगे। इस तरह के थे लोग। जो आप लोग ये काम करते हैं, आप लोगों में ये हुनर है, ये हमें भी सिखा दे, हम भी इस तरह कमा दें। जब काड़ों ने मैं हैंड ओवर किया था वही टाइम मेरी एक कज़न थे लाहौर में, वो हमें मटेरियल वगैरह हम उसको पैसे भेजते थे, वो हमें मटेरियल भेजते थे। फिर बात हम ख़वातीन खुद, फिर हम से फिर 2 ख़वातीन भी जाती है उधर फिर मटेरियल लाने के लिए, या हम उधर उस बंदे को बताते हैं, वो हमें मटेरियल भेजते, वाइट धागा भेजती है। फिर यहाँ पे हम डाई भी करते हैं। जो हम काम करते हैं नेचुरल डाई है, ये डाई यहाँ पे हम करती है। डिज़ाइन यहाँ में भी लोकल भी है, अफ़गानिस्तान के भी, और कुछ हम कारपेट से भी निकाल के हम बनाते हैं। अभी जो बुलबुलेक शुरू हुआ उन लोगों ने हमें डिज़ाइन बनवाया। वो लोग कहते हैं कि आप अभी हमें ये डिज़ाइन बनवा दें। लोग आते शहरों से भी काफ़ी लोग आते। वो लोग कहते हैं हम घरों में बैठते, आप लोग उनके एरिया में अच्छे हैं, आप लोगों के ये इदारों ने आपको ये सिखाया है, हुनर सिखाया, आप लोग काम भी करते हैं। फिर एजुकेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, एजुकेशन के साथ आप हुनर भी सीखते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह ने हम घरों पे रहते हैं, खाली घर का काम करते हैं, लोग इस तरह के वो लोग काफ़ी हमारे काम से अप्रिशिएट करके जाते हैं। ख़वातीन के लिए ये पैगाम है कि पूरा दुनिया के ख़वातीन के लिए कि आजकल एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, अभी सबको हुनर की तरफ आना चाहिए। अगर किसी को जॉब वगैरह नहीं मिलते हैं तो हुनर से सीखे, फिर खुद रोज़गार कमा सके, ताकि दूसरे लोगों से ना मांगे। फिर ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। यहाँ पे इस तरह हमारे यहाँ पे कि मर्द और ख़वातीन शाना बशाना मिल के हम काम करते हैं। किंजा फातिमा लियारी में इल्म की शम्मा रोशन कर रही हैं। उनका कहना है कि लड़कियों को तालीम फराम करके वो इस काबिल हो जाती हैं कि वो मुआशरे में अपना कुलीदी किरदार अदा कर सकें। Hey Kinza, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm great. तो कैसे स्टार्टअप लिया और किस तरह से आइडिया आया? So Together We Can initially was Together We Will. Okay. इतना बड़ा नाम था तो आप सोच सकते हैं कि मुझे उस वक्त yes you are right, it was 2015 और मैं मैट्रिक के अंदर थी। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े नाम जो है वो पेज के अच्छे नहीं लगते हैं या लोगों को अपीलिंग नहीं लगता है। अगर मैं कहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग या जो आजकल है, मुझे नहीं आइडिया था। मुझे बस ये थॉट था कि मुझे पेज बनाना है, मुझे अपना काम जो है वो और एक्सपेंड करना है, लोगों तक लेके जाना है।
ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं देखती थी अपने आसपास बच्चों को और मुझे देखती थी, मैं अपनी फैमिली को देखती थी, तो मुझे डिफरेंस लगता था। डिफरेंस इन सेंस के मैं कहते हैं ना कि हालात और वक्त आपको बदल देते हैं, आपको मैच्योर कर देते हैं। तो इट वाज लाइक एजुकेशन वर्सेस अदर लग्जरीज। तो मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन का जो था उसको आगे रखा, ऊपर रखा, हमेशा से उसको वज़न में रखा। और बाकी अगर मैं देखती थी तो वो लग्जरीज़ को, क्योंकि उनको नीड्स और विशेस के अंदर फ़र्क नहीं समझ आता था। आज जो मैं जिस मुकाम पे हूँ वो होती है कि आपका नज़रिया क्या है, आप लोगों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो। मैंने पॉजिटिवली देखा, लोग उसको नेगेटिवली देखते थे, लेकिन अगेन यही कि मैं सोचती हूँ और मेरा बचपन से यही था कि अगर मैं आगे एक कदम बढ़ी हूँ तो मैं अपने साथ वालों को 2 कदम आगे बढ़ते हुए देखूँ। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा, और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब मैं स्कूल गई और टीचर्स ने कहा आप क्यों आए हो, आपका तो आज बड़ा दिन है ना। मैंने कहा मिस आज कल मैंने छुट्टी की थी। बोला आपको नहीं पता था, देर से आना था। तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगा कि मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये मेरी मम्मी ने स्कूल भेजा। लेकिन आज जब मैं उसको रिफ़्लेक्ट करती हूँ तो मुझे, आप देख रहे हो कि ये वाला जो सारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैमिली से ही मिला है। तो किंजा डेफिनेटली जिस एरिया से आपका ताल्लुक था उस एरिया ने बहुत ही डार्केस्ट, आई मस्ट रिपीट, डार्केस्ट टाइम ऑफ द सिटी विटनेस किया है। और उस सिनेरियो में रहते हुए जो स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया कि लोग बच्चों को पढ़ाया, ख़ास तौर पर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लड़कियों की आपने एजुकेशन की है, मेरे दिमाग में वो सिनेरियोस चल रहे थे। वाकई में फायरिंग, बम धमाके, एक तरफ से क्या क्या। और मुझे याद है, और मुझे अचानक याद आ गया कि मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम था और जो हमारे रूम की खिड़की थी वहाँ से इतनी आवाज़ अब मैं कैसे पढ़ूँ, और बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो मुझे याद है मैं किचन में बैठ के जो है वो मैंने पूरा अपना किया था कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन। तो ऐसे टाइम वाकई देखे हैं। क्या आप ये बताओगे आपकी और कौन कौन सी हॉबीज़ है? प्लांटेशन के अलावा मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। ओके। और मुझे लोगों से बातें करना पसंद है। ये छोटा सा गार्डन जो कि मुझसे ज़्यादा मेरे भाई और मम्मी इसकी टेक केयर करते हैं। तरीके से डेफिनेटली प्लांट्स होते हैं, उन्हें एक नशोनुमा की ज़रूरत होती है। सिमिलरली आपने जो काम किया है हमारी ख़वातीन के लिए, ठीक है, और एक ख़ातून जब एजुकेट होती है तो वो ना सिर्फ खुद एजुकेट होती है बल्कि अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट करती है। क्योंकि जिस तरह से एक पौधा जो है वो बढ़ता है थोड़ा थोड़ा करके, इसी तरह हम इंसान भी जो है वो पौधे की तरह ही है, हम भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं जल्दी से बड़ी हो जाऊँ और मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो आप अगर हम देखें तो वो जो प्लांट्स हैं वो भी जब ऑटम आती है ना वो पूरे खाली हो जाते हैं। अभी भी आप देखो आधे प्लांट खाली हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जड़ से निकाल दो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हो? सलामुअलैकुम। हम बिल्कुल ठीक हैं। हम आए यहाँ पर, हमने किंजा का इंटरव्यू किया। हमने कहा कि व्हाई नॉट किंजा, द वन गर्ल हु हैज़ इंस्पायर्ड सो मैनी अदर्स। तो हम उनकी अम्मी से बात करें, ज़रा उनसे पूछें। तो आंटी ये बताएं कि किंजा बचपन में कैसी थी? एक्चुअली किंजा में ये चीज़ जो है ये मुझसे आई है। मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता था और मैं मुझसे जितना होता था मैं करती थी, तो ये मुझे देखती थी। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप वालिदैन हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप बच्चे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तालीम सबसे बड़ा जेवर है आपका। रंग, नस्ल ये सब नहीं देखें, कास्ट, कलर, क्रीड, आप उसके पीछे ना भागें। आप ये देखें कि आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ना है, और तालीम ही वो की है, वो ज़रिया है जो आपको आगे लेके जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाएं, बेबी स्टेप्स उठाएं, लेकिन उठाएं ज़रूर। आज जो फसल बोएंगे वो कल आप काटेंगे। हुंजा की खातून कारपेंटर का हौसला काबिल दीद है। मौशी तंगी और मौशती रुकावटों के सामने खुद की हिम्मत कम ना की, बल्कि एक बासलाहियत कारपेंटर बन के मुआशरे के लिए एक मिसाल बन गई। जा एक
bela ja atit suntamu ko shaba ja paint and polish ne ka dhoi shaba तो पहला चोकलो मी द कारपेंट्री आमी तंगी बिलूम की तो सी से 13 मन्नी मटे होलो फोर्स बिलूम की खुद तो हिरी द्रो बिला तो दसियों से बेस एता सवाजी हुसैन हिरी ए चम के दामी बेस अमे मनन से पूरा पाकिस्तान लो कराची निचिजन मी फर्नीचर दुरो यों कराची लो लाहौर लो इस्लामाबाद निचिजन फर्नीचर होटल यों नर के मी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यं खा के दुमाई बिसा पूरा वर्ल्ड लो बुसर चिजन जा गुसे आमिसन गुते तांखांगा या बाग गुसे अक्सर जा हाल तालीम रबुर खाची तबा मीलु सना अमीउची मीलु सरू मिउचु मन ते चीजन अपी मिउ की मिउची ते दा अपी लेकिन मेरी ने कमाई ने तनी मी हन वो सरू बुट हम खुशियत मेर महसूस में ला फीमेल अमाना सनाते जा प्राउड बिला के अखिजात हुन दुरोवन नेतनिन अखिजात यारकश अमानस और फ़ख्र महसूस जबा व्यूवर्स वैसे हमारी जमात में अफ़गान एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजरे हैं, लेकिन गुलशन मुनीर ने अपनी ज़िंदगी खिदमत के नाम कर दी है और अपनी जैसी दीगर अफ़गान लड़कियों को खुद मुख्तार होना सिखाया है। हाय अम्मा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हो? सब ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने मुझे लग रहा है एनर्जेटिक आप दिख रहे हो उस वक्त, कि आपको पूरा दिन आप ऐसे रखते हो या फिर माशाल्लाह ये आपकी जो एक वॉलंटरी सर्विसेज है उसका नूर है जो सब चेहरे पे आ रहा है? नहीं बिल्कुल, एक तो अपनी वॉलंटरी सर्विसेज होती है, दूसरा ये कि प्रोफेशन ये ऐसा है कि इसमें आप स्माइलिंग फेस ना रखो और आप अपने आप को ना रखो तो फिर क्लाइंट भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने सैलून बनाने का आइडिया कब आया? बिकॉज डेफिनेटली जहाँ तक हम सैलून की बात करते हैं तो एक हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट दिमाग में आती है। सो वुड यू लाइक टू टेल अस कि हाउ यू एक्चुअली स्टार्टेड अप विद दिस? मैंने स्टार्ट किया था अपने घर से, बच्चे बहुत छोटे थे तो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन घर पे करते करते फिर मुझे ऐसा हुआ कि एक सैलून होना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पे अगर सोल्जर बाज़ार पे सबने ही देखा होगा हुमा सैलून, मैंने उसको देख के मैं इंस्पायर हुई थी कि नहीं मुझे ऐसा ही बड़ा सैलून खोलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जब सोच लेते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं कि भाई नहीं हम ये कर सकते हैं तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक राशन की शॉप थी मेरे भाई की, और 12 मार्च को मैंने ओपनिंग की थी और 8 मार्च को वो शॉप मेरे हाथ में आई थी। तो एक राशन की शॉप को सैलून में चेंज करना, मतलब वहाँ के लोग आके बोलते थे कि आज शाम में ओपनिंग नहीं हो सकती है, तो मतलब ये कि हम जब सोच लेते हैं तो हम कर लेते हैं। और वो एक छोटी सी शॉप से मैंने स्टार्ट किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुक्र मौला का कि यहाँ तक पहुँची। और फिर अपनी माइक्रो फाइनेंस बैंक थी, मैंने वहाँ से एक दफ़ा लोन उठाई थी 75,000 की, और मुझे था कि बस वो 75,000 उसी से मुझे अपना काम चलाना है, फिर जो मेरी अर्निंग होगी उससे मैं आगे काम करूँगा। तो
अच्छा, आपने कुछ जब अफगान इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए थे तो उनकी बहुत सारी लड़कियों को आपने ट्रेन किया था, जिस तरीके से आपने गुफ्तगू में भी कहा कि ना सिर्फ अफगान गर्ल्स को आपने ट्रेन किया था बल्कि और बहुत सारे सेक्ट से जुड़ी लड़कियाँ जिनको आपने ट्रेन किया था। आज जब एक बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देखती हैं, कैसा महसूस होता है? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मतलब ये बच्चियाँ आज यहाँ तक पहुँची हुई है। और ऐसा अभी लास्ट ही में एक वेला का कोई प्रोग्राम था, मैं वहाँ गई थी, तो वर्कशॉप था एक, तो वहाँ गई थी तो वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ ऐसी थी कि आपको याद है आज से 20 इयर्स पहले मैंने आपसे ट्रेनिंग ली थी और आज हम देखो आपके साथ बैठे हुए यहाँ पे। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। इसी तरीके से जैसे ये अफगान लड़कियाँ हैं, 1-2 कुछ नॉर्थ की लड़कियाँ हैं जो वो बाहर हैं, तो वो भी जब मुझे ये मैसेज करती है ना कि आपा हम लोग आज जो कुछ है यहाँ पे आपकी वजह से, खैर मेरी वजह से क्या, मौला और उनका अपना टैलेंट था, लेकिन ये कि प्राउड फील करते हैं कि मतलब इतने घर, इतनी फैमिलीज आबाद है। शुक्र मौला का। Yali Madad, my name is Anusha from Toronto, Ontario. I just want to say Happy Women's Day to all women and especially to Gulshan Munirapa because she's a very helpful lady. When I was in Pakistan, she helped us a lot financially, mentally. She supported us always. Whenever we needed, she was there for us. My words won't be enough to describe her. I just want to say that she's an angel. मैं 2004 में गुलशन आपा से मिली थी, तो इन्होंने मुझे ब्यूटिशियन कोर्स सिखाया और बहुत कम पैसों में, बहुत ही कम। मुझे आज तक याद है आपने जो मुझे हेल्प किया, मेरे फैमिली को। शी यूज्ड टू सेंड मी ESL क्लासेस एंड शी पेड मी। मेरे फ़ीस पे कर चुकी है आपा, मेरे भाइयों के स्कूल की फ़ीस पे कर चुकी है। थैंक यू आपा फॉर ऑल दोस दैट यू हेल्प मी एंड माय फैमिली। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, तो उस वक्त क्या जज्बा था कि अफगान इमिग्रेंट्स को ट्रेन करना है? बिकॉज डेफिनेटली हम बहुत ही जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इट्स अ ह्यूज टॉपिक जिस पर बात की जा सकती है। हाउ यू थॉट दैट टाइम कि सैलून स्किल्स अगर मैं उनको सिखाऊंगी तो कल को जाकर इतनी स्टेबल पोजीशन पर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। जब ये अफगान में आए थे तो उनके पास एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो और उनको तो उर्दू भी नहीं आती थी, तो फिर इनके लिए प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा ज़रूरी था। तो एक ये सैलून का एक बिज़नेस ऐसा था जिसमें मुझे था और मेरे पास ये एक हुनर था कि मैं अपना, चलो स्किल्स थी मेरे पास, तो मैंने कहा मैं अपनी तरफ से ये दे सकती हूँ उनको। तो उस वक्त शायद मैंने सिर्फ टोकन मनी उनसे लिया था 2000, वो भी इसलिए कि ताकि उनको ये कदर हो अपने पैसों की कि हमने अपने पैसों से सीखा है। और फिर मैंने उनको यही कहा कि ना बेशक आप नहीं लिख सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप रोज़ आओ। डेली आते थे वो, 11 बजे मेरे पास पहुंच जाते थे और शाम तक वो मेरे पास रहते थे और वो यहाँ पे देख देख के बहुत कुछ सीख गए थे। तो माशाल्लाह से उन लोगों ने इतना यहीं पर ही रह के ट्रेन हो गए थे कि जब उन्होंने वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया तो उनका हो गया, क्योंकि उनके पास स्किल्स थी, तो इस वजह से उनका। और मुझे बस ये खुशी है कि मोर देन 50 स्टूडेंट्स मेरे पास से अफगान ट्रेन होके गए होंगे। अब आप एंटरप्रेन्योर हो तो डेफिनेटली बीइंग अ विमेन और विमेन होने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप को अगर कैरी करना, वो भी पाकिस्तान सोसाइटी में, क्या क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो बहुत रहे मेरे पास, क्योंकि जब सैलून ऑन किया था उस वक्त लाइटों का भी एक इशू था कि वहाँ पे लाइटें नहीं थी जिस जगह पर मैंने खोला था। फिर KC के दफ्तर में खुद जाती थी और वहाँ पे जाके मतलब मुझे ये था ज़्यादा से ज़्यादा बस मौला की तरफ से एक जैसे नहीं, मुझे एक हिम्मत मिली हुई थी, तो मुझे ये था कि बस मैं जाऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, कोई मारेंगे तो नहीं। मैं वहाँ एंटर होती थी बहुत अच्छे से सलाम दुआ करके और मैं एंटर होती थी और फिर मौला मेरे साथ होते थे। किस तरीके से मेरा काम हुआ, और मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैंने कमर्शियल कराए बगैर कोई काम किया। मैंने जहाँ पे भी मैं गई हूँ तो मैंने वो पहले इलेक्ट्रिक के बिल्स को, सबको, मीटर्स को, सबको मैंने कमर्शियल करवाया, ताकि कल कोई आके ये ना बोले कि आप गलत बैठे हो, नाजायज़ काम नहीं किया कभी भी मैंने। और इस तरह से फिर पानी के लिए एक इशू था कि पानी नहीं था, फिर जनरेटर का इशू था कि लाइट्स नहीं होती है, तो फिर रीबॉन्डिंग करते हुए वो वहाँ पे तो हमें पूरा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजेस थे वहाँ पे। इवन जब सैलून ऑन किया था तो राशन की शॉप थी, तो कॉकरोचेस भी बहुत थे, जो कि हम सब डरते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये भी मैं यही कहती हूँ कि हर औरत अगर ये सोच ले, या हर बच्ची ये सोच ले कि मुझे ये करना है, तो वो ये कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई काम जो हम नहीं कर सकते।
10 मर्दों के बीच में खड़े हो जाओ, लेकिन आप खुद अगर इतने पॉजिटिव हो और आप अपने आप को संभाल के वहाँ पे चल लो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाउ यू फील कि मतलब दिस इज़ द हाई टाइम कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकें? क्या ये कहना आज की सोसाइटी में इतना आसान है? आप समझते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड हो चुकी है, तो मज़ीद उन्हें एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है? नहीं, हो तो चुकी है काफ़ी हद तक। अभी तो मतलब अगर हम देखते हैं कि फील्ड में लड़कियां ज़्यादा है और अब लड़कों को कम जॉब मिल रही है, तो इसके लिए लेकिन ये कि अभी नीड तो बहुत है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही एम्पावरमेंट की तरफ हम जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। हमें नीड है और मैं यही कहती हूँ कि हर लड़की, हर फीमेल को ये चाहिए कि वो हिम्मत करके बाहर निकले। मुझे पता है घर से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जेंट्स का बाहर काम करना और एक लेडी का घर में काम करना। मेरे पास अगर कोई जॉब के लिए भी आती है तो मैं उनको ये कहती हूँ, बेटा आपको 2 महीना बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे। कभी बच्चे का प्रॉब्लम होगा, कभी इन लॉज का प्रॉब्लम होगा, कभी अपना खुद का प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एक लेडी अगर उठती है सुबह में तो वो ब्रेकफास्ट से लेके खाना पकाना, घर के काम करना, फिर सैलून आना या कहीं पे भी जॉब पे जाना, जॉब पे निकलती है। फिर शाम में उनको ये होता है कि मैं घर जाके फिर मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, तो उनको खाना भी देना है रात के लिए। तो वो कंटिन्यूसली चल ही रही होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मुझे लगता है 18 आवर्स तो काम करती ही होगी लेडीज़। तो प्रॉब्लम्स कहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं, लेकिन ये कि थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है और पेशेंस की ज़रूरत है। आप वुमेन हो, वुमेन के प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से समझते हो, स्टाफ आप वुमेन का केटर करते हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे केसेस आपने भी उनके विटनेस किए हैं। तो इसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रा आपसे भी जानना चाहूँगी, कभी आपकी लाइफ में ये वक्त आया है कि आपने सोचा यार आप क्विट कर देती हूँ? कभी बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका, मोटिवेशन लेवल, और अगले ही लम्हे वो बूस्ट हो चुका कि नहीं गुलशन यू हैव टू डू इट? एग्जैक्टली हुआ था, ऐसा ही बिल्कुल हुआ था। मुझे बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं जब बच्चे थोड़े से मतलब ऐसे उस पर आ गए थे कि बच्चे सब अपने अपने उस पर चले गए, अब मैं बिल्कुल अकेली घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि घर भी देखो, फिर इन-लॉज भी साथ में, सब तो बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। लेकिन विद इन अ डे, मिनट नहीं हुआ था, लेकिन विद इन अ डे मुझे ऐसा हुआ कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ। अगर मैं घर में बैठ गई तो आज मैं इतना जिन लोगों से मिल रही हूँ और आज जो मेरी लर्निंग है तो वो शायद मेरी रुक जाएगी, वो मेरी लर्निंग रुक जाती। तो इस वजह से फिर मैंने अपने आप को दोबारा से खड़ा किया कि नहीं मैं नहीं बैठ तो बिल्कुल भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने कुछ अगर मैं अपनी फैमिली में या अपनी सिस्टर्स को देखूं तो वो जॉब करती थी और एकदम से घर में बैठ गई, तो अब बिल्कुल फिर वो नहीं घर में रह के बर्तन टकराते हैं वो वाली बात हो जाती है। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती थी। और मुझे तो ये होता है कि बस मैं आप लोग जैसे यंग बच्चों के साथ में इतना कुछ सीखूं और उन्हीं से मेरी लर्निंग ज़्यादा है। तो मेरे पास मेरे साथ बैठने के लिए आप लोग जैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं मेरा स्टाफ देखूं तो मैं मेरे स्टाफ के साथ भी इसी तरीके से रहती हूँ कि जैसे मैं उनकी मदर हूँ। कभी ये नहीं सोचो कि हमारी लर्निंग कंप्लीट हो गई है, कभी ये ना सोचो। अपने से छोटों के साथ सीखो कि वो अपने से जो छोटे होते हैं वो आजकल जैसे हमारे बच्चे हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इसी तरीके से अपनी जो टीम है अगर उन बच्चों के साथ हम रहेंगे और उनको मौका देंगे बोलने का तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और वो भी हमारे साथ आगे आएंगे। शायद यही एक आई थिंक राज था, सीक्रेट था कि आप जिस तरह बीइंग द लीडर बहुत प्रोमिनेंट हो, तो आपने बाकी जो लीडर्स बनना चाह रहे हैं उनको आपने एक सीक्रेट दे दिया है। थैंक यू सो मच कृष्णा। पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स एसोसिएशन की सदर शम्स जीवा दीगर ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल साबित हुई हैं, जो एक तवील अरसे से नेशनल लेवल पर इस्माइली गर्ल्स गाइड्स की नुमाइंदगी करती आई हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आपको इनके हवाले से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। I started guiding in the year 1965 and since then initially I was as a Bluebirds, जो आज हम उसको बोलते हैं जूनियर गाइड्स, आज की तारीख में जूनियर गाइड्स बोले जाते हैं। तो उससे हमने स्टार्ट किया था और इनिशियली तो पता नहीं था गाइडिंग होता क्या है, यू नो, बट ये था कि बड़ी खुशी होती थी, बड़ा प्राउड फील करते थे जब हम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, स्कार्फ पहनते थे एंड जमात खाने में ड्यूटीज़ देते थे, तो वी यूज्ड टू बी फील वेरी प्राउड। और जो हमारे दूसरे दोस्त थे जिन्होंने गाइडिंग ज्वाइन नहीं किया था, उनको वो उस वक्त इंजॉय करते थे
मजाक मस्ती ये को भी करते थे बच्चे जो एज पे करते हैं, और हम जाके गाइड्स की मीटिंग में ज्वाइन करते थे और वहाँ पर जाके सीखते थे एंड एवरीथिंग। सो वो जर्नी बड़ी अच्छी जर्नी थी, यू नो। एट दैट ईयर, दोज डेज आई एम टॉकिंग अबाउट, डेफिनेटली पेरेंट्स का ही होगा। हाँ, इट्स डेफिनेटली पेरेंट्स का ही होगा, बिकॉज एवरीबडी यूज टू जॉइन गाइडिंग एट दैट टाइम। सो आई वुड से यस, बट कुछ पैशन तो था। खिदमत का पैशन आई थिंक शुरू से ही होता है इंसान के अंदर, कुछ ब्लड में होता है। तो इट वॉज देयर, द पैशन, आई बिलीव, एंड फॉर दैट आई हैड टू सेक्रीफाइस अ लॉट. I mean, it was not that easy, missing out dinners, missing out movies, going for outings. It was really very difficult at that time that you have to think what you're supposed to do. And when एक चीज़ आप तय कर लेते कि you want to do खिदमत or you want to work for others, then you have to sacrifice those things. तो मैंने वो पीक डेज जो है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें मिस आउट भी की है लाइफ में. इनिशियली जब हम नेशनल लेवल पे आए, आई केम एज अ यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के नेशनल मेंबर. दैट वाज इन 1999 आई जॉइन दैट. उसके पहले तो आई वाज इन कादर काउंसिल आल्सो एज अ मेंबर एंड दूसरी वुमेंस एक्टिविटी एंड काफ़ी चीज़ों में, बट नेशनली मैंने तब ज्वाइन किया था. एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स के अंदर, एज यू नो, स्काउटिंग एंड गाइडिंग दोनों आता है, यू नो. सो वी वर देयर एंड इन आई थिंक इट वाज आफ्टर 2009 or 10, it was something that हमने सोचने लगे कि like we need to have a chapter, you know. So we worked for it. और उस वक्त नेशनल के साथ, outside the community, I'm talking about PGGA, Pakistan Girls Guide Association, उनके साथ हम कांटेक्ट में आए. We started meeting them, having a lot of meeting, MOU sign हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई उनके साथ. And then we became a part of it. पहले हर चीज़ हाथ से करनी पड़ती थी, लिखो भी और हर चीज़ें बुक बनाओ सब कुछ. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. सो ऑनलाइन थिंग्स करते हैं, पहले जो नहीं कर सकते थे, पहले जितना टाइम दे सकते थे वो अभी नहीं दे सकते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट नाउ, राइट नाउ, कोरोना टाइम, इट्स टोटली डिफरेंट. बिकॉज अगर आप देखें तो हमने कोरोना के अंदर तकरीबन 2000 वर्चुअल एक्टिविटीज़ किए हैं, ठीक है. एंड दैट इज़ सिंस डे वन, लाइक यू नो, कोरोना शुरू हुआ तब की बात मैं कर रही दौरान. एंड इसमें बहुत मुश्किल होता था. आई वुड नॉट मिस आउट माई टीम, माई लोकल टीम, माई नेशनल टीम, माई रीजनल टीम, जो इन्होंने मेहनत की इसके लिए. इट इज़ अनबिलीवेबल. इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज किसी को पता ही नहीं था अबाउट दिस कोरोना, राइट. और कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता था. बट दे डिड इट एंड दे डिड इट वेरी वेल. क्रेसेंट ऑफ पाकिस्तान मिला है. That is one of the top one for my services for so long in guiding. So that's my favorite. Currently, I'm the Vice Chair for Focus Humanitarian Assistance, Pakistan. I'm also the President for AKY's VP Guiding right now. And I'm the Team Leader for International Tours for Pakistan, Jamaat. So these are the main three things I'm doing right now. And the memorable, if you ask me, there's something which I can never forget, and that is we went to Malaysia with a group of, say, around 55-60 people, and we've been looking for that guy. We've been looking. We just couldn't find him. It started raining very heavily, and we just couldn't find him. We didn't know what to do. I mean, you know. So then it was getting dinner time, it was getting dark. So I asked the people to, okay, you people go ahead for your dinner. And a volunteer was with me. And we started looking for him. We went everywhere, you know, to look for him. The last thing then I was thinking, now we have to report it to the police, you know, because we just can't find him. And within a few minutes, I get a call from the hotel. Okay, so and so person is at the hotel. So don't worry about him. सांस तो लिया सुकून का मैंने. फिर हम होटल वहाँ पर पहुँचे, डिनर प्लेस पे. आई टोल्ड एवरीबडी, एंड एवरीबडी वाज द अदर मेंबर्स जो मेरे टीम मेंबर्स थे, वो बस में थे इनके साथ. तो उन्होंने कहा, सब के सब तस्वीर निकाल रहे थे, दुआएं मांग रहे थे इसके लिए कि अल्लाह मियाँ सब खैरियत हो, कुछ मसला ना हो उसको, यू नो. एंड इट वाज सच ए नाइस फीलिंग, यू नो, क्योंकि एक दूसरे को तो लोग जानते ही नहीं थे. सो अपनी जमात के
काम के लिए और उसकी फीलिंग्स के लिए, उसको ढूंढने के लिए सबके सब दुआएं मांगे। एंड दे वर सो हैप्पी, जब बोलो शुक्र शुक्र शुक्र, एवरीबडी स्टार्टेड सेइंग दैट एंड वी वर सो हैप्पी। एंड मैं यूथ को जो है उनको ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि आप जो है, बाहर तो हम खिदमत करते हैं, जैसे गाइड्स है, बाहर तो खिदमत करते हैं, वो कम्युनिटी में करते हैं, गाइड्स के हिसाब से उनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो सब करते हैं। बट घर में जो खिदमत करना है उनको, अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने चाचा हो, पुप्पी हो, जो भी कोई हो आपके रिश्तेदार, नाना नानी, सब, यू हैव टू हेल्प देम ऑल्सो। डोंट थिंक कि घर पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बाहर काम करेंगे, घर पे कुछ नहीं करेंगे। नो, घर पे भी आपका फ़र्ज़ है कि आप कुछ करें, उनको हेल्प करें। इस्माइली जमात की पहली खातून एंकर उज़्मा अल करीम, जो एक तवील अरसे से सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, जो यकीनन मुझ समेत जमात की दीगर लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल साबित हुई हैं। आइए सहाफ़ी उज़्मा अल करीम के हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। इनसे मिलिए, ये हैं। गुड मॉर्निंग। डायमंड जुबली स्पोर्ट्स फेस्टिवल इस्लामाबाद जिना स्टेडियम से मैं उज़्मा अल करीम पूरी कम्युनिकेशन टीम के साथ एक बार फिर आपके सामने हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफती इदारे से वाबस्ता उज़्मा अल करीम ने अनथक मेहनत और मुसलसल जान फिशानी से काम करते हुए पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में अपना मुनफरिद नाम बनाया है। न्यूज एंकरिंग से अपना सफर शुरू करने वाली उज़्मा अल करीम की जहानत का सबूत इदारों में खवातीन के मसाइल हों या उनके लिए एक महफूज माहौल के फराहमी की कोशिश करना। उज़्मा ने हर जगह अपनी जहानत के बल आर्ट्स काउंसिल की सरगर्मियों से लेकर हर जगह अपने मद्दाह बनाए। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह भी उन्हीं में से एक हैं। उज़्मा अल करीम आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी की कई सालों से बहुत ही फ़ाल मेंबर हैं, मैनेजिंग कमेटी की। एज माई कोलीग और एज साथी, एज गवर्निंग बॉडी मेंबर, मैंने तो जितना डेडिकेटेड और ऑनेस्ट, पैशनेट और जिस तरह से वो अंडरस्टैंड करती हैं चीज़ों को, और वो बहुत ही ज़हीन ख़ातून है, लेकिन सिर्फ जहन से काम नहीं लेती हैं, दिल से भी काम लेती हैं। पाकिस्तान के मोतबर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब उज़्मा अल करीम की बहादुरी और उनके उसूल पसंदाना तर्ज अमल के कायल हैं। इनके मुताबिक उज़्मा अल करीम मुआशरती रवैयों और इस ज़रिए मुआशरती मसाइल पर न सिर्फ खुलकर काम करती हैं, बल्कि हक और सच कहने से भी नहीं डरती। I always found her very encouraging, very upright, very bold on issues such as sexual harassment, even whether in journalism or outside journalism, even on women issues, other women issues. She has always been an active woman activist. पाकिस्तान में उज़्मा अल करीम जैसी ख़वातीन पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। उज़्मा अल करीम की काविशों को सलाम। आइए करते हैं उज़्मा अल करीम से ये ख़ास मुलाकात। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने न्यूज़ एंकरिंग के करियर को ज्वाइन किया तो उस वक्त मैदान में बहुत कम ख़वातीन थी। किस चीज़ ने आपको कायल किया इस फील्ड के इंतखाब के लिए? आई वॉज वेरी फोकस्ड कि अगर मुझे कुछ करना है तो मीडिया में ही करना है। अब वो लकीली उस टाइम पे जियो न्यूज़ आने वाला था और दे वर लुकिंग फॉर समबडी जो कि एज एन एंकर उनको ज्वाइन कर ले। तो वो कहते हैं ना कि राइट टाइम पे राइट जगह होना, राइट लोगों के साथ होना, वो बस कुछ इस तरह से हो गया। इस फील्ड में दरपेश आए चैलेंजेस के हवाले से क्या कहेंगी? हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का मीडिया में आना अभी भी एक मायूब बात समझी जाती है। मैं अक्सर अपनी ही फील्ड के लोगों को, जो कि मेरे ही कोलीग्स हैं, जब बात होती है शादी की या फैमिलीज़ की, तो वो जब ये बात करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं अब मीडिया से नहीं होनी चाहिए, तो वो भी मुझे बड़ी हैरत होती है कि आप खुद इतने सालों से मीडिया से काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि क्यों हम लोग क्या बहुत बुरी ख़वातीन है? कहते हैं लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। लोगों को डर ये लगता है कि जब ख़वातीन मीडिया में आती हैं तो वो वोकल ज़्यादा हो जाती हैं, वो अपने राइट्स के बारे में भी ज़्यादा बात कर सकती हैं, खुलकर बोलती हैं। तो हमारे यहाँ ख़वातीन का खुलकर बोलना जो है वो नापसंद किया जाता है, इसलिए उनका मीडिया में आना लोगों को नापसंद होता है। तो ये अभी भी एक टैबू है उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे ख़वातीन को वो लिबर्टी सोचने की और करने की नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये लिबर्टीज़ हासिल है वहाँ ख़वातीन को अप्रिशिएट किया जाता है। तो हमें तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिली, लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जाता। तो मेरे ख्याल से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जब हम इस फील्ड में हैं तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करें सोसाइटी में कि लोग देख के कहें कि नहीं नहीं,
ऐसी ख़वातीन मीडिया में होती हैं तो हमारी बच्चियों को भी जाना चाहिए ताकि वो ऐसी बने। बीइंग इन अ लाइमलाइट आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस देता है। आपको कैसा लगता है जब आपको लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं? मेरे ख्याल से सबको ही अच्छा लगता होगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आई ऑल्सो इंजॉय कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपको VIP प्रोटोकॉल मिलता है। अब तो खैर बहुत कम हो गया क्योंकि मैंने स्क्रीन काफ़ी ऑफ कर दी है, लेकिन जब थी तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि मैं कहीं गई हूँ तो मुझे वहाँ से बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के और प्रोटोकॉल करके निकाला गया क्योंकि इतना रश लग जाता था। तो आई हैव सीन दैट टाइम एज वेल। थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन है कि फिर बाद में मज़ा भी आता है, आपको अच्छा लगता है कि यार आपको पहचानते हैं, आपको प्यार करते हैं। अब ये होता है कि जब मैं कहीं जाती हूँ, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट फेस और काफ़ी टाइम तक रहने वाला फेस था, एक ही न्यूज़ चैनल था, उसमें एक ही फीमेल फेस था, तो लोगों को शायद चेहरा याद रह गया है। तो जब भी कहीं जाती हूँ तो वो वाली चीज़ तो नहीं होती, लेकिन जब कोई शॉपिंग वॉपिंग करके निकल रही होती हूँ, किसी से बात करके निकल रही होती हूँ, तो लोग बोलते हैं अब आप स्क्रीन पे नज़र नहीं आती, क्या हुआ? तभी भी अच्छा लगता है कि लोग पहचानते हैं, और मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी स्टेटस हर एक को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपने न्यूज़ एंकरिंग को खैराबाद तब कहा जब एक प्राइम टाइम स्लॉट में सर्व कर रही थी। कुछ वजूहात बताएंगी आखिर क्यों? अपनी बिजनेस में भी हर चीज़ में कि एक चीज़ जो है वो ऊपर जाती है, फिर सैचुरेशन पॉइंट आता है, फिर वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो जब अपने पीक टाइम पे हो और आप छोड़ दें उसको, तो आपको हमेशा उस टाइम पे याद रखा जाता है। हाँ, फेम छोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है और अपनी जगह छोड़ना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन लकीली मैं कहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत रही कि मुझे सिखाने वाले, मुझे जो गाइड करने वाले थे, चाहे वो मेरी फैमिली से हों या प्रोफेशनली जो मुझे मेरे दायरे में जो मेरे सीनियर्स मिले, उन सब ने हमेशा अच्छा गाइड किया और सब ने कहते हैं ना कान पकड़ के रखा मेरा, किसी ने मुझे स्टार नहीं बनने दिया। यही बताया कि आपका काम है, आप अपना काम करें। तो शुक्र है कि मुझे सिखाने वाले, बताने वाले, गाइड करने वाले लोग वो थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी और मेरे काम को डिफरेंट भी रखा और ये बता के रखा कि ये काम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और जो मैं कर रही हूँ वो मेरा काम है। तो उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, पूरी ज़िंदगी ना बनाएं। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप काम छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप फेम में आ जाएं, जब आप उस ग्लैमरस लाइफ में आ जाएं और सब कुछ वही समझ लें कि वही है, तो वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी और जब वो ख़त्म होती है तो फिर हमें बहुत अफसोस होता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन रहे? बहुत सारे लोग क्योंकि आपके अतराफ में जितने भी लोग होते हैं, मेरे ख्याल से हर एक से आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, और वो सिर्फ बड़े ही नहीं होते, सीनियर्स ही नहीं होते, आप अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अपने नहीं, लाइक आस पास जो चाहे यंगस्टर्स हों या यूथ हो, जिन लोगों में भी आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरा बेटा स्कूल, हम सबकी आदत थी ना बच्चों को स्कूल पढ़ा के भेज देते हैं कि जी हमारे बच्चे को सबसे ज़्यादा आता है, तो हम भी उसी इसमें से थे। तो उनकी टीचर की एक बात याद है, उन्होंने बोला कि हम सिर्फ एक चीज़ सीखते हैं लाइफ में कि सीखा कैसे जाए। अगर हमें कोई चीज़ पहले से आती होगी तो हम सीखना नहीं सीखेंगे। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए कि ज़िंदगी भर आपने सीखते रहना है और सबसे सीखना है। इस वुमेन्स डे पर ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आगे बढ़ते जाइए, स्काई इज़ द लिमिट, पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, आसमान तक आपके लिए खुला है, आपने जहां तक जाना है आप जाइए। ऑल द बेस्ट एंड मोर पावर टू ऑल द वुमेन हु वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइव्स। समात और गोयाई से महरूम वालिदैन ने जिस बेटी की एक बेहतरीन तरबियत की, आज वही बेटी सिर्फ वालिदैन की ही नहीं बल्कि समात और गोयाई से महरूम पूरी कम्युनिटी के लिए अपना वक्त और खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की है, उनकी स्टोरी पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। I would hear people saying things like कि यार बेचारे पता नहीं किस तरह से ज़िंदगी गुजारते होंगे, और मैं दिमाग और मैं खुद हंस रही होती थी कि यार my life is no different than yours, and my mum dad are equally invested in my life. So Connect Here started in 2017, and the reason why I started Connect Here was because I've been raised by deaf parents. So अगर कोई मुझे पूछता है कि what's your identity, the first thing I always say is that I'm a child of deaf adult. Growing up sign language ही थी जो मेरी मदर टंग थी, जिससे मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, और मुझे हमेशा ऐसा होता था कि मैं अपने पेरेंट्स को इतनी अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, उनसे बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन बाकी की जो दुनिया है, कम्युनिटी है, वो उनसे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज़ दिस आइसोलेशन, दिस
separation between deaf and the hearing community. Like for example, जैसे मेरे पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो गए या फिर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता था, किसी भी काम के लिए जाना होता था, तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए इंटरप्रेट कर रही होती थी, अब उनके बिहाफ पर बात कर रही होती थी. तो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज यंग स्कूल के अंदर लाइक टीचर्स हमेशा ये कहती थी कि अजीमा इज़ वेरी टॉकेटिव और यू नो खुद पढ़ लेती है, दूसरों को नहीं पढ़ने देती एंड थिंग्स लाइक दैट. और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में मैं टीचर ये कह रही होगी और मैं अपनी अम्मी को साइन लैंग्वेज में बता रही होंगी और मम्मा ना पूरा वक्त स्माइल कर रही होती थी कि अच्छा बच्ची है, कोई बात नहीं, अच्छा. तो मेरे टीचर्स को लगता था कि मैं ऐसे कह रही हूँ कि अजीमा बहुत अच्छी बच्ची है और मैं बातें घुमा के बता रही हूँ एंड आई एम नॉट एक्चुअली सेइंग व्हाट माय टीचर्स आर सेइंग. और रिमेंबर जब मेरी कॉलेज ख़त्म हुई थी और मैं यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस फिल आउट कर रही थी और मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर रही थी, मैं टेस्ट पे कम ध्यान देती थी और मैं दिमाग में ये ज़्यादा सोच रही होती थी कि हम लोग डेफ लोगों के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं. लाइक कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चल रहा था. एंड देन आई टोल्ड माई ममा कि यू नो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू. लेकिन आई गॉट एन एडमिशन एट IBA एंड जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंट माई मम वाज लाइक कि नहीं, पहले पढ़ाई कर लो एंड देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर योर शौक, राइट. तो फिर मैंने वही किया. आई गॉट एडमिशन एट IBA. फिर शुरू किया मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर पढ़ना. और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास के अंदर भी व्हेन माय टीचर वाज लाइक कि कोई आइडिया है जिस पर आपको काम करना है, आई न्यू दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू वर्क ऑन. आई गॉट यू नो इन टच विथ माय ओल्ड कॉलेज के दोस्त. मैंने उन लोगों से बातचीत की और फिर मैंने अपना आइडिया शेयर किया एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने तो सिर्फ इतना डिसाइड किया था कि यार हम लोग एक फेसबुक पेज बनाएंगे और फेसबुक पेज पर हम लोग साइन लैंग्वेज सिखाएंगे. दैट्स ऑल वी थॉट अबाउट कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है. बट वो एक चीज़ करने से हमें इतना अट्रैक्शन मिला, पीपल अप्रिशिएटेड इट सो मच, पीपल शेयर्ड इट सो मच दैट मुझे फील हुआ कि यार हाँ शायद सच में इस चीज़ की नीड है और ये चीज़ मिसिंग है कम्युनिटी में और इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज ट्रिगर्स वर द रीजंस व्हाई वी क्रिएटेड कनेक्ट हियर ऑल टुगेदर. वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमने स्टार्ट किया था वाज बिकॉज कि हमने रियलाइज़ किया कि 10.2 मिलियन लोग हैं जिनका कुछ लेवल ऑफ हियरिंग लॉस है, यानी वो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं. बहुत सारे उनमें से लोग हैं जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं लेकिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में. जैसे मुझे काफ़ी लोग आके कहते थे कि ना यार हाथ हिला के कैसे बात कर रही हो, लाइक यू नो क्या है ये, इस तरह से किस तरह से बात होती है, राइट. लोगों को पता ही नहीं था साइन लैंग्वेज क्या होती है. लोगों को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर अपनी ही साइन लैंग्वेज है जिसे हम पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज कहते हैं. बहुत कम अवेयरनेस थी. पता है कनेक्शन स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बनाई गई. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले हियरिंग कम्युनिटी के लिए काम कर रही थी उन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेशंस करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा कि यार हम ये एक इवेंट कर रहे हैं, आप अपना इंटरप्रेटर भेजें और आप डेफ लोगों को भेजें. तो बहुत ज़्यादा लैंडस्केप चेंज होने लगा. इन फैक्ट पता है ऑन संडे आई वॉज कंडक्टिंग अ सेशन और वो साइन लैंग्वेज पे सेशन था और वो छोटे बच्चों के लिए था, लाइक 6 ईयर्स से 11 ईयर्स के बच्चों के लिए था. एंड नॉर्मली जब मैं प्रेजेंटेशन करती हूँ मेरा सबसे पहले सवाल होता है कि है ना सो डू यू नो व्हाट साइन लैंग्वेज इज़. तो मैंने यही किया, मैंने सबसे पहले सवाल यही बोला कि डू यू नो व्हाट साइन लैंग्वेज इज़. हर बच्चे ने अपना हाथ उठाया है एंड दे न्यू व्हाट इट वाज. जब मैंने पूछा देर लाइक कि वो डेफ लोगों की लैंग्वेज है, इशारे में बात करते हैं, आपा एक्सप्रेशंस होते हैं. एंड आई वाज अमेज्ड कि पहले एक ज़माना था जब बड़ों को भी नहीं पता था और कोई बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट था, लेकिन अब इट हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली. पहले ऐसा होता था कि हमारे पास जो लोग साइन लैंग्वेज सीखना आते थे उनकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई डेफ होता था या फ्रेंड्स में होता था जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता था कि हमें साइन लैंग्वेज सीखनी है. लेकिन अब माशाल्लाह द स्टूडेंट्स दैट वी आर गेटिंग, अभी हमने अपने फॉर्म्स रोल आउट किए, वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, तो हर किसी के रीज़न में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कि हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमने इतने सालों तक इन लोगों को इग्नोर किया है एंड वी डोंट वांट टू डू दैट एनी मोर. एंड इट्स नॉट देयर लिमिटेशन, इट्स आवर लिमिटेशन दैट वी डोंट नो साइन लैंग्वेज. तो वो एक तरह से लैंडस्केप चेंज हो गया है कि पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करने पे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, बट नाउ आई फील लाइक कि कनेक्चर के एम्बेसडर्स हैं हर जगह हु आर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन देयर ओन, विच इज़ जस्ट शुक्र रियली ग्रेट टू सी.
So I think definitely in my journey there are so many women who supported me. मेरी अम्मी, मेरी नानी, इसी तरह से मेरे mentors, जहाँ आरा, फरा, there are so many people who guided me and that really pushed me into working more for this space and for the deaf community. And to all the listeners out there, if you can help anyone around you with an idea, please motivate them. ये नहीं कहो कि ऐसा क्यों कर रहे हो. Do not say that. Believe in their idea. Let them surprise you. And if you have a deaf friend, deaf family member, or even a deaf neighbor, or even a deaf peer at your workplace, कभी भी किसी deaf person को देखो, try to talk to them. Try to use hand gestures, your facial expressions, write things down. उन्हें बहुत अच्छा लगता है when you try to communicate with them. They feel involved. So the journey was a bit tough because I'm a woman. ऐसा होता था कि मुझे कभी कभार सोचना पड़ता था कुछ जगहें जाने से पहले because वहाँ पर safe environment होगा. मेरे पेरेंट्स को फिक्र होती थी, मेरे भाई को भेज देते थे मेरे साथ. Things like these happened. लेकिन it didn't stop me from wanting to achieve my dreams. It didn't stop me from going for the ideas and going for my passion, and that would be my message to each one of you out there, right? I didn't start big. I just started with one Facebook page and few of my friends. That is it. अगर आपके पास दोस्त हैं, आपके पास Facebook है, आपके पास टाइम है, work on your idea, believe in yourself and you'll see कि माशाल्लाह कितना support आता है and आप 2-3 साल बाद कहाँ पर खड़े हुए होते हो. And in your journey, if I can ever be of any help, please reach out to me. I would love to help you guys. Happy Women's Day. पाकिस्तान के शुमाल से ही अज़्म हिम्मत और बहादुरी की मिसालें कायम करने वाली ख़वातीन की स्टोरीज़ पर एक नज़र. ये सारी चीज़ें मैं करती हुई खुद ब खुद से हो जाती है. मुझे नहीं पता होता है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना होता है. वो खुद से मैनेज हो जाता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम बीबी जहान है. मेरा ताल्लुक़ गिच गाँव गिच के एक गरीब घराने से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ. मेरी पैदाइश वहाँ पे हुई है और बचपन की तालीम मैंने डीजे स्कूल गिच से हासिल की है. उसके बाद मैंने 9th मैट्रिक हुंजा एकेडमी करीमाबाद से पास किया. उसके बाद इंटर कॉलेज गिलगित से मैंने FSC कर लिया. FSC के बाद मेरे घर में कोई बड़े भाई वगैरह कोई नहीं थे. मेरे वालिद साहब भी गरीब थे तो आगे सपोर्ट के लिए मेरे साथ मसला था, इसलिए मैंने पढ़ाई आगे छोड़ के फिर मैंने बहन भाइयों के लिए जॉब करना शुरू किया. मैंने एक पब्लिक स्कूल में टीचिंग शुरू किया. वहाँ पे कोई 1 साल मैंने टीचिंग किया. उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहाँ पे दमास में. शादी हो के फिर मैं उधर ही में होती थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे इस जॉब के लिए मुझे वो कहा तो मैंने अप्लाई किया. फिर इस जॉब में मेरा टेस्ट इंटरव्यू दिया तो इसमें मेरा इंटरव्यू पास हुआ और मैं इसमें वहाँ पे आ गई. मैंने स्कूल छोड़ के ना यहाँ पे आ गई. DHO ऑफिस में एज आ फील्ड सुपरवाइज़र काम कर रही हूँ. तकरीबन 96 से मैं काम कर रही. 95 में मेरी शादी हो गई थी. यहाँ आके फिर मैंने जॉब भी शुरू किया और मेरे बच्चे भी हो गए. फिर मैंने आगे पढ़ाई नहीं छोड़ा. मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA भी पास किया. मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त मेरी BA की डिग्री में लेके आई थी. वहाँ से पास होके BA यहाँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पास किया. उसके बाद फिर घर के काम काज भी मैं करती हूँ. घर में माशाल्लाह से मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा है. माल मवेशी भी मेरे होते हैं. सारी चीज़ें में ज़मीन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी मैंने देखना होता है. मेरे ससुर साहब की तो तकरीबन कोई 10 साल पहले डेथ हो गई है. मेरी सास है बुज़ुर्ग सास, मैं उसको भी देखती हूँ, उसको भी संभालना होता है. मैं ड्यूटी पे भी जा रही हूँ. इसके साथ साथ मेरी पे थोड़ी सी इतनी ज़्यादा भी नहीं है और ड्यूटी भी इतनी टफ़ नहीं है. ड्यूटी के हिसाब से तो ठीक है लेकिन ये बच्चों को फिर सारे बच्चे उधर से जब से डीजे स्कूल में उनको एडमिशन करवाया बच्चों का तो बच्चे वहाँ स्कूल ECD में सारे बच्चों ने टॉप किया. मेरे नर्सरी होती थी उस वक्त, ECD क्लासेस नहीं चलती थी, नर्सरी क्लास होती थी उनकी. वहाँ पे सारे बच्चे 4 बच्चे थे, 4 के 4 बच्चों ने नर्सरी टॉप किया. फिर बच्चों ने आगे जाके हायर सेकेंडरी का टेस्ट दिया, वो वहाँ पे पास हो गए. टेस्ट 7th क्लास से तीनों बच्चों ने हायर सेकेंडरी का टेस्ट पास किया. वो 3 बच्चे वहाँ पे एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए फिर हमारे साथ मसाइल भी हो गए बीच में.
बहुत तालीम आजकल पता है सबको बहुत महंगी हो गई है। तो मैंने अपने घर में भी फिर बिज़नेस करना शुरू किया। घर में अपनी ज़मीनों में मैं टमाटर वगैरह बना के बेचती हूँ काश करके। फिर मैं भिंडी वगैरह सब्जियां, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां उगा के फिर मैं बेचती हूँ। छोटे मोटे कारोबार यहाँ पे लोकल मार्केट तक पे मैं वो करती हूँ, बेचती हूँ। इसके बाद मुर्गियाँ भी मैंने पाल रखी है। मुर्गियों के अंडे बेचती हूँ। मेरे पास गाय वगैरह है घर में, उनका दूध वगैरह मैं बेचती हूँ और घी वगैरह बना के मैं बेचती हूँ। उनसे फिर मैं बच्चों की फ़ीस वगैरह पे करती हूँ। इसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ भी मैं करती हूँ। तकरीबन मैं 6 साल जमात खाने में मुखियानी रही। 6 साल 2009 से लेकर 2015 तक मैं जमात खाने में मुखियानी रही हूँ। और मुझे अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का लाख शुक्र है, उसका टाइटल भी मिल गया मुझे। हुजूर मुखियानी का टाइटल भी हमें मिला है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने गाँव में एक ख़वातीन तंजीम है, उसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और तंजीम भी चलाती हूँ। और वहाँ प्रेसिडेंट होने की वजह से फिर आगे एक LSO बना हुआ है वहाँ पे तंजीमात के उसमें। तो LSO में हम वहाँ गए तो वहाँ पे मुझे फिर वाइस चेयरपर्सन LSO का बनने का मौका मुझे मिला। वहाँ पे तकरीबन कोई 4-5 साल में एज आ वाइस चेयरपर्सन मैंने LSO में काम किया। वहाँ से फिर मुझे एक टास्क मिला कि अपने गाँव में गरीब ख़वातीन, यहाँ पे सैलाब आया था 2010 में, तो उसी में कोई 25 ख़वातीन का एक ग्रुप बनाने को मुझे कहा। फिर वहाँ से इफ़ेक्टेड एरिया से मैंने कोई 25 ख़वातीन का एक ग्रुप बनाया, सेलेक्ट किया। फिर उनको ये हाशु फाउंडेशन ने उनको हनी बी इसका वो दिया, प्रोजेक्ट दिया। तो कोई तकरीबन 100 डब्बे, तकरीबन 125 डब्बे उनको दिया था 25 ख़वातीन को। फिर उस ग्रुप को भी चलाना था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। फिर ग्रुप वालों ने मुझे मतलब इसरार किया कि आप हमारे साथ बैठे, आप हमारी सुपरविज़न करें, आप काम न करें बेशक। फिर हमारे उसके हाशु फाउंडेशन के शम्स साहब ने पूछा कि आप मुखियानी को इस ग्रुप में क्यों रखना चाहते हैं। तो हमारी मेंबर्स ने कहा कि मुखियानी हमारी मुखियानी है, ये मतलब इस पे हमारा एतमाद है, ये अच्छी खातून है, ये हमें आगे लेके जाएगी, क्योंकि हम अनपढ़ ख़वातीन हैं, ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं पहचान सकते, तो ये हमें सपोर्ट करेगी। फिर इन लोगों ने मुझे उस ग्रुप में भी रखा। उस ग्रुप की भी मैं माशाल्लाह से प्रेसिडेंट हूँ और सारा निज़ाम उस ग्रुप का चलाना, डब्बे उधर बेचना, यहाँ रखना, फिर बाद में शहद की मार्केटिंग करना, फिर उनके वो वहाँ से जो इनकम मिलती है उसको फिर बराबर करके रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना उनके, फिर उनको ख़वातीन तक उनका हक देना। वो गरीब ख़वातीन है, ज़्यादातर हमारी ख़वातीन ना उसी से अपने बच्चों की फ़ीस देती है। वहाँ पे इफ़ेक्टेड एरिया था, वहाँ पे सैलाब आया था 2010 में और 2006 में शायद ना, 2006 और 2010 में सैलाब आया था। तो वो ख़वातीन वहाँ से ज़्यादातर ख़वातीन, कुछ 2-3 हमारी गैर शादीशुदा बहनें भी थी, वहाँ पे काम करके इन लोगों ने अपनी शादी खुद की वहाँ से पैसे कमा के। और ज़्यादातर लोगों को हमने वहाँ से फिर कुछ ख़वातीन ने ना पैसे जमा करके, 1-2 हमारे 2-3 लड़के बाहर जा रहे थे तो उनके पास पैसा नहीं था, उनको हमने शहद के पैसों से उनको भी पैसे दिए, उनको सपोर्ट किया। वो लोग बाहर गए, एक दुबई में होता है, एक सऊदीया में होता है, वहाँ से फिर वो लोगों ने अपना वो कर्जा हमें भेज दिया। इसके अलावा मैं ख़वातीन तंजीम के सदर हूँ और ख़वातीन तंजीमात में जाती हूँ। मुख्तलिफ़ ख़वातीन तंजीमात में जाके अपने उसके मुताबिक जॉब से रिलेटेड ना है, किसी को हेल्थ एजुकेशन देना होता है, वहाँ पे उनको हेल्थ एजुकेशन के सेशंस भी रखते हैं तंजीमात में। उनके साथ ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा जमा होती है, तो वो उन पे फिर मेरे लिए आसानी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा को अपना मैसेज में कन्वे कर सकूँ। वहाँ पे सेशंस भी वगैरह करती हूँ। इसके अलावा ये दूसरी चीज़ें वगैरह, दरख्त वगैरह उधर से लेके आना होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जाके रब्ता करके फिर उनके मेंबरान के लिए दरख्त वगैरह भी तकसीम करते हैं, लाके इनके अच्छी सब्जियों के बीज लाते हैं, उनको देते हैं। इसके अलावा ये खुबानी सुखाने के लिए ट्रेस वगैरह मैंने खुबानी बनी है। इसके अलावा तंजीमात के थ्रू में माज़ूर अफराद वगैरह की लिस्ट बना के फिर आगे बेचती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ माज़ूर अफराद के लिए। इसके अलावा हमारे पास हमारी ख़वातीन तंजीमात में जो यतीम बच्चे होते हैं उनकी लिस्ट हमारे पास होती है, स्पेशल बच्चों की और यतीम बच्चों की, उनके फिर आगे सोशल वेलफेयर तक हम पहुँचाते हैं, LSO तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा माउंटेन फ्रूट से हमने ख़वातीन को बहुत सारे फ़ायदे दिए। सोशल एक्टिविटीज़ में बड़ा शौक़ है, मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी का मकसद भी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकूँ। खिदमत करने का बहुत शौक़ है, शुरू से है। तो मौला का करम है कि ये सारी चीज़ें मैं करती हुई ये खुद ब खुद से हो जाती है। मुझे नहीं पता होता है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना होता है, वो खुद से मैनेज हो जाता है।
और मैं खुद भी सुबह जल्दी उठती हूँ, दुआ पढ़ने के बाद फिर अपने घर के काम काज में लगी रहती हूँ। इसके बाद घर का काम सारा संभाल के, मेरी सास है, बुजुर्ग सास है, उसके लिए मैं शाम को फिर सालन पका के रखती हूँ, सुबह उसके लिए रोटी ताज़ा बना के, उसके लिए चाय भी बना के रख के फिर मैं ड्यूटी पे निकलती हूँ घर से। तो ऐसी चीज़ें खिदमत ज़्यादा कर कर के मेरी आदत सी हो गई है। ऐसी चीज़ें करने में मुझे बड़ा मज़ा भी आता है। तंजीमात में भी ख़वातीन से कहती हूँ कि आप भी घर में इस तरह का माहौल डेवलप करें। मेरी देखा देखी लोग यहाँ पे भी इस तरह के काम करना शुरू किया है लोगों ने भी। मैडम ये गाड़ी क्लियर है? ये गाड़ी क्लियर है। इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं? क्लियर है इसके डॉक्यूमेंट्स। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शमसा नूरीन है और मैं पस्तून से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एक्साइज इंक्विजिशन में जॉब करती हूँ पिछले 4 साल से। मैं स्टोरी बताऊँगी कि मैं यहाँ कैसे आई और किस प्रोसेस से होके आई। तो ये एक पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें ये है कि एज ए लेडीज़ काम करना थोड़ा सा इसमें रिस्क भी है, लेकिन फिर भी हम जो इस डिपार्टमेंट में आए हैं हम फर्स्ट बैच हैं। तो शुरू में ये हुआ था कि मास्टर्स करने के बाद हमने इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया था थ्रू NTS क्वालिफाइड टेस्ट करने के बाद फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, उसमें हमारी सिलेक्शन हो गई, फिर हम इस डिपार्टमेंट में आए। ये डिपार्टमेंट हमारे लिए बिल्कुल न्यू था, हमें कोई आइडिया नहीं था स्पेशली मुझे कि हाउ टू वर्क, लेकिन विद द टाइम हमने बहुत कुछ सीख लिया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमारी पब्लिक डीलिंग, मोस्टली हमारा काम जो है वो पब्लिक डीलिंग का है, तो वो भी हमने सीख लिया कि पब्लिक डीलिंग कैसे होती है। और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की हम फर्स्ट बैच है। रूप में बहुत सब ने, इवन जितने भी गुजराल के अवाम में हमजा के के सब ने अप्रिशिएट किया कि आई एम द फर्स्ट फीमेल जो कि एज ऑफिसर अपॉइंट हुई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, एक्साइज एंड टैक्सेशन में। सब ने अप्रिशिएट किया, सारे बहुत खुश थे क्योंकि आज से पहले कोई नहीं आई है। चैलेंजिंग है हमारे लिए क्योंकि बाहर रोड पे जाना होता है, बीट पे गाड़ियों की चेकिंग होती है। हमारा काम ये है कि हम गाड़ियों की चेकिंग करें, उनकी रजिस्ट्रेशन, उनकी रिन्यूअल, इवन हमारा ऑफिस वर्क भी होता है, हमारी पब्लिक डीलिंग होती है, मतलब लोगों को कैसे डील करना है। अब ये कि 100 किस्म के लोग आते हैं हमारे पास, उनको डील करना, फिर ये कि बाहर भी काम होता है, गाड़ियों की चेकिंग करना, एंड ये चीज़ें हम डील करते हैं। जी मैडम, आज आप किस सिलसिले में यहाँ पे खड़ी हैं? जी अनंत भैया, हम फैंसी नंबर प्लेट्स और जो इलीगल नंबर प्लेट्स है वो, पार्टी फ्लैग्स और टीडी जो शीशे लगे हुए हैं वो, और जो सीजर एंड डिस्पोजेबल रूल के मुताबिक जो टेम्पर गाड़ियाँ हैं और चोरी की गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ हम आज बीत रहे हैं और आज हम कर रहे हैं। वुमेन डे के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को हर फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। उस मतलब ये फील नहीं करना चाहिए कि हम इसमें नहीं जा सकते या हम नहीं कर सकते। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, यानी कि हम कर सकते हैं और हर फील्ड में जाना चाहिए ख़वातीन को। आज के दिन के मौके पर इन ख़वातीन की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपसे शेयर करने का मकसद यही था कि हम जैसी और आप जैसी दीगर ख़वातीन, नौजवान लड़कियां इस मुआशरे में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। तो व्यूवर्स, तमाम मेहनतकश ख़वातीन की जदोजहद के आगे हमारी यानी नेशनल काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन की टीम की आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से ये एक छोटी सी कोशिश उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जाते जाते DOC पाकिस्तान की जानिब से एक सॉन्ग तमाम ख़वातीन को डेडिकेट करेंगे विद सैल्यूट, रिस्पेक्ट, लव एंड टू से कि मोर पावर टू यू वुमेन। लेट्स हैव अ लुक एट दिस सॉन्ग। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। कहता ये पल खुद से
जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। नीचे है ठंडी सी एक धरती कहती है आजा दौड़ेंगे। यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़